चलिए निकालिए जल्दी मजा आएगा थोड़ा। चलिए शांत हो जाइए, ध्यान से सुनिए, समझिए। सुबह उठने में दिक्कत हो रहा है किसी को? ठीक है, अब एक बात ध्यान से पहले सुन लो। समझ लो, ठीक है। देखो अब पूरा फोकस, चूंकि बीपीएससी का प्रीलिम्स है, अब सारा फोकस बीपीएससी के प्रीलिम्स में कर लेंगे पहली बात, क्योंकि हमारे पास सब फुल एक कवरेज है सारे। पहले ध्यान से सब शांत हो जाओ। और मैं जो शुरुआत से पहले ही नॉर्मली आपको बोला हूं, तो जो जो लोग फॉर्म भरने वाले, मेरे पास लिस्ट है, ठीक है, दिख भी रहा है, लिस्ट भी है, सब कुछ है। हम उसी हिसाब से अपना काम, अपने हिसाब से अपना काम चल ही रहा है। हमारा जो अब सिलेबस जो बच रहा है ना, जैसे यूपीएससी के लिए और उसके लिए जो हमारा मेंस का पार्ट, देखो स्पेशली हमारा ब्रॉड जो बड़ा बड़ा जो टर्म था, टॉपिक था, वो निकल चुका है। अब हमारे पास जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो मैक्स टू मैक्स, वही मैंने बोला, 1 हफ्ता 10 दिन बहुत है, वो मेरे पे है, और मैं, आपको भी पता है, मैं अपने हिसाब से आपको करा लूंगा। बट बात यह आता है कि चलो जब बीपीएससी का, मैंने वही बार बार बोला है कि मेंटली प्रिपेयर हो जाना है कि अब देना ही है। जब देना है तो 100% पूरा देना है। ये नहीं कि फॉर्म भर दी और किसी को बताना नहीं हम नानू भर लेना नहीं है, ये काम नहीं करना है सर। जब भरे हैं तो ताल ठोक के काम कर लो। अगर मान लो 12 फरवरी को अगर एग्जाम है पीटी का, देखो मेंस के लिए तो मैं रेडी करवा ही लिया हूं, और मेंस के लिए रेडी करवा भी लूंगा जो छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं। अगर बीपीएससी के मेंस की बात करोगे तो उसमें आईआर रहता है, वो ऑलरेडी आपके पास आईआर है। डेटा इंटरप्रिटेशन उसमें थोड़ा सा आगे आपको मिलेगा, और डेटा इंटरप्रिटेशन में सीसेट वाला जो करवा रहा हूं, उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन आपको थीम बढ़ाया था ना, उसमें क्वांट डेटा इंटरप्रिटेशन, वो आपका वहां आ जाएगा। पॉलिटी उसमें रहता है मेंस में, पॉलिटी में करवा चुका हूं। फिजिकल ज्योग्राफी करवा चुका हूं, इंडियन ज्योग्राफी करवा चुके हैं। तो हम लोग मेंस के लिए, मैं आपको स्टैटिक बता रहा हूं कैसे काम करना है, मेंस के लिए हम लोग ओवरऑल पूरा रेडी हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिवाइज करो, कितना रिवाइज नहीं कर रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है? अब बचा कि सर प्री की बात, अब उसके अंदर जो भी पार्ट है, जैसे इकोनॉमिक्स की बात है, तो जो मैंने बार बार बोला, जो इकोनॉमिक्स और जो चीज, जो छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, वो आराम से इजिली कनेक्ट हो जाएगा, और वो ज्यादा दिन का वक्त नहीं है। वो अगर मैं बोलूं तो पीटी के बाद भी कराना चाहूं तब भी इनफ है हमारे लिए कराने के लिए। और एक सब्जेक्ट बच गया ऑप्शनल। मैं बार बार बोल रहा हूं, ऑप्शनल मेरी जिम्मेदारी है, आपको फॉर्म भरते समय हिंदी लिटरेचर डाल देना है, सिंपल सी बात है। वो हम अपना आराम से, आपको मैंने बोला करवाने का है, अपना करवा लेंगे। सारा फोकस किस पे आता है? 12 फरवरी पे। पीटी तोड़ना है सर, सुन रहे हो ध्यान से? अरे सुन रहे हो? और सर ताल ठोक के आराम से एकदम मेहनत से जब करोगे ना, तो आंखें, मतलब आंख में आंख मिला के बोल सकते हो फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म दे रहे हैं। जब नहीं पढ़े रहोगे ना, तो सर आप किसी को जल्दी ना बताना चाहोगे, नहीं किसी को, आपके, क्योंकि आपके अंदर खुद ही आप डरे हुए हो। मेरी बात समझ में आ रही है? और डरने का सिंपल कारण क्या है? आप रिवाइज नहीं किए हो, बात खत्म। दूसरा और कोई कारण नहीं है। आप कितना भी बहाना मार लो, सर ये प्रॉब्लम, सर ये, सर वो नहीं किए, सर हम ये नहीं किए, सर आप वो नहीं, सब रकस है, बहाना है सब। मैं आपको पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूं, जितना अभी तक हो चुका है, जितना पार्ट इन्वायरमेंट इकोलॉजी से लेकर सारा सब्जेक्ट खाली फिंगर टिप पे काउंट करोगे, उन सारे सब्जेक्ट के लिए आप प्री के लिए बहुत इनफ है। अब सवाल आता है कि सर 12 फरवरी को कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, हम मान के ही चलेंगे कि 12 फरवरी है, और सर इसका डेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो बाद में देख लेंगे। 12 फरवरी मान के चल रहे हैं, तो मैंने बार बार बोला 2-3 चीज। अब सारा का सारा फोकस, पहले ऑलरेडी चारों सब्जेक्ट्स मैंने बोला था, जो आपको मैंने हिस्ट्री पहले बोला था, पूरा का पूरा थॉरली सर जो दिया हूं वो, अब प्लस उसके साथ बुक्स, पूरा पहले हिस्ट्री जो है एकदम कवाड़ के रख देना है। किसी तरीके से हिस्ट्री को इस कदर दिमाग में बैठा लेना है। वही मैंने बोला, पैटर्न है, उसको रिवाइज करके दिमाग में बैठा ही लेना है 3 बार 4 बार। अब सर ऑप्शन है वही कि बैठा के मैं रीड कराता रहूं, बार बार मैंने बोला कि रीड कराता रहूंगा, ठीक है, बट आपका क्या, आप बच्चे हैं नहीं, आपको करना ही है, बाकी जितना कराना है करा लेंगे। दूसरा, अब मैं सारा फोकस ये 10 दिन के अंदर पूरा करंट अफेयर पे फोकस करूंगा। अब जैसे करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो बहुत इजी है, कनेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन मैं अभी आपको ये 10 दिन तक टारगेट जो दिया हूं कि 1 तारीख तक कंप्लीट करना है, उसमें मेरा प्रायोरिटी अभी ये है कि इस 10 दिन में आपको मैं पूरा का पूरा जो बीपीएससी का प्री ओरिएंटेड है वो सारा एक बार कैचअप करा लूं, ठीक है। थर्ड, जो मैंने आपको बिहार स्पेशल के लिए बुक खरीदने के लिए बोला था और जो नोट्स था, उसको आपके पास फुर्सत नहीं होना चाहिए, अपना टाइम काटिए। ऐसे भी ठंडी का दिन है, नहाइए कम, लेकिन सर आप पढ़ ज्यादा लीजिए, नहा के सो मत जाइए, बिना नहाए सो मत जाइए। ये कांड थोड़ा दिमाग रखिए कि सर नहीं नहा रहे, आप बोले थे सर,
लेकिन सर पढ़ना है, उसके लिए टाइम बचाने के लिए बोले थे। और उसके बाद इसके अलावा फोर्थ जो आपका टर्म्स बच रहा है साइंस का, जो मैंने आपको बोला एनसीईआरटी पहले पढ़ना है, और उसके बाद उसी साथ साथ जैसे यहीं पे रीड करके आओगे पूरा का पूरा पार्ट एक ही साथ बताता चला जाऊंगा फ्लो में। एनसीईआरटी जो लोग पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी के साथ साथ प्लस जिनके पास भी जो होगा या तो क्राउन या जो मैं नोट्स दूंगा वो दोनों काम कर लेना है। आपके लिए साइंस में उससे ज्यादा कुछ नहीं रहता है। एनसीईआरटी अगर किसी ने पूरे अच्छे से पढ़ लिया है, उसका एक भी क्वेश्चन दाएं बाएं आए नहीं जाएगा, सब उसका एक्सपेरिमेंट से लेकर सारा क्वेश्चन वही रहेगा। और मैं आपको जब पढ़ा रहा था तब भी एनसीईआरटी 10th में भी बताया था, 9th वाले एनसीईआरटी में भी सेम ऐसा ही बताया था, सब कुछ क्वेश्चन कट टू कट एनसीईआरटी के होते हैं। अब उसके बाद बात आते हैं आगे का। नेक्स्ट, इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट सब बच रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देखोगे तो अगर आपका हिस्ट्री, करंट अफेयर, चूंकि उसमें ऑलरेडी है बिहार स्पेशल के लिए बिहार का करंट अफेयर और वो हम लोग स्टैटिक फैक्ट है वो अपना कर लिए, साइंस एंडिंग का एनसीईआरटी कर लिए, हमारे पास कुछ बचा नहीं। मैथ का जो क्वेश्चन है 10, उस 10 में से ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन रहता है, एक डायरेक्शन का क्वेश्चन रहता है, 2 वहां पे रेडी हो गए, 3 एक नॉर्थ साउथ जो 90 डिग्री वाला है, और बाकी इसके अलावा 1-2 और जो नॉर्मली पढ़ाएंगे। क्या हाँ, प्री की बात कर रहा हूँ अभी, सिर्फ जो बेसिक्स है वो अपना वहां पे कवर, ब्लड रिलेशन का भी एक क्वेश्चन होगा, उसके बाद आपका डायरेक्शन टेस्ट का भी एक क्वेश्चन होगा, उसके दाएं बाएं 1-2 क्वेश्चन नॉर्मली कैलकुलेशन का होगा जो इजी होगा, और ये आपको पार्ट हमें दिमाग में रख लेना है। तो हमें उसके पहले सारा का सारा ये जो पोर्सन है ये दिमाग में अगर रख लिए तो हमारे लिए इसके अलावा बीपीएससी का प्री कुछ नहीं है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, बीपीएससी का प्री कोई आदमी नॉर्मल जो खाली अगर रट्टुत होता है वो प्री निकाल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो मेंस नहीं निकाल पाएगा। समझ रहे हैं? आपको प्री निकालना कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्री निकालिए तो किसी को अब 30 मार्क मत समझ लीजिए कि प्री निकाला है, नहीं सर, प्री निकाल लेगा कोई भी आराम से। उसका सर ऐसा फैक्ट ही है, क्योंकि बिहार में क्या चल रहा है, जनरल कंपटीशन। अब जनरल कंपटीशन के दिमाग माइंडसेट बना हुआ है, सब क्या करता है, पहले लुसेंट में रट लेता है। अब लुसेंट रट लिया तो उसमें क्या क्या है, सब कुछ एनसीईआरटी के तर्ज पे दे दिया हुआ है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, साइंस भी है, मैथ भी है, सब कुछ हो गया उसमें। अब सर जैसी सब कुछ हो गया उतना से उसका प्रीलिम्स के लिए वही फैक्चुअल क्वेश्चन है। हाँ, दम है तो आईएएस निकाल लो, तो कभी होना नहीं क्योंकि वहां कॉन्सेप्चुअल लगेगा आपको। तो सर इतना से आपका पार्ट प्रीलिम्स निकल जाएगा। मैंने बार बार बोला मेंस के लिए रेडी है अपन, तो ये 10 दिन पूरा जान झोंकिए और ये 4 सब्जेक्ट एनी हाउ कंप्लीट करिए, ठीक है। अब जो मेरे छोटे छोटे टॉपिक्स जो बच रहे हैं वो मैं अपने हिसाब से आगे पीछे करके आपको कराता जाऊंगा। अगर आप ये कंप्लीट नहीं करेंगे आप पीछे रुक जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए अब करंट अफेयर्स पे थोड़ा फोकस आपको ज्यादा कर लेना है अब, और कम से कम आपको अप्रैल से, मैंने बोला था, अब अप्रैल से वहां तक करने के बाद उसके आगे का भी करना है। क्योंकि देखो मैं आपको एक क्लास में 1 मंथ का अगर खत्म जिस दिन कराऊंगा उस दिन देखना मैक्सिमम चीजें आपके नोट से हैं। आप करंट अफेयर जो लोग पढ़ रहे होंगे उनको रियलाइज हो भी चुका होने वाली बात नहीं, सब कुछ उसमें नोट्स ही से आपको नहीं आएगा। अगर कोई भी चीज आ रहा है G20 कोई भी हो, उसका मेन तथ्य उसके कारण आपको देख लेने के बाद बाकी सब कुछ क्लियर होगा। सुनो, इतना मेहनत जो किए और इतना पेशेंस क्यों रखवाए कि सर साल भर और उसके करीब तक, ध्यान से समझना, क्या सुन रहे हो, सो गए? इतना मेहनत इसीलिए था कि एक बार बेस मजबूत हो जाए, फिर करंट तो आप धाए धाए निकल जाएगा, बाकी कोई लॉजिक नहीं था। अगर शुरुआत में करंट कर देता ना तो सर गोल हो जाता पूरा, बेसिक्स कनेक्शन कभी बन ही नहीं पाता। और मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूं, जो जो नैरेटिव्स आज वो पढ़ाएंगे, वो नैरेटिव्स जो लोगों की बातें हैं, देखो नैरेटिव्स बहुत बड़ा गोल सेट करता है कि नहीं सर प्रीलिम्स से पहले मॉक टेस्ट अगर नहीं किए हो तो तुम नहीं निकालोगे। अरे घंटा तुम सोच के बताओ, लॉजिकली सोच। यूपीएससी में ज्यादातर नैरेटिव क्या फैला हुआ है, नैरेटिव फैला हुआ है कि सर इंट्रोडक्शन में होना चाहिए, बहुत बड़ा मार्केट है आंसर राइटिंग का। यूपीएससी का सिंपल सा जाके नोटिफिकेशन देखे हम लोग उस दिन जब आपको मैं बता रहा था, कहीं नहीं लिखा हुआ है यूपीएससी में कि डेफिनेशन लिखना है इंट्रोडक्शन में। अरे सुन रहे ध्यान से, तो सर एक बात याद रखिएगा, इस दुनिया में अगर कोई फेल हो रहा है ना यूपीएससी के एग्जाम में या बीपीएससी के एग्जाम में, उसका सिर्फ एक कारण है, वो सर नैरेटिव की बातों में आता है, कहीं सुनी बातों में आता है, सिर्फ कहीं सुनी बातों में आता है, बाकी और कोई रीजन नहीं है। मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बता दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार वो है। और जो सर कहीं सुनी बातों में आएगा, लॉजिकली फैक्ट की बातों पे ध्यान नहीं देगा। सिंपल फैक्ट क्या है, जो यूपीएससी अपने कैलेंडर में बोल रहा है, जो बीपीएससी अपने कैलेंडर में बोल रहा है, वो बात हमें मानना है। मॉक टेस्ट पहले बना लेना है, ये देखो दिमाग में क्या हुआ सर, मॉक टेस्ट क्यों बना रहे हो, कारण क्या क्या होता है, 3-4 कारण दिया जाता है। पहला कारण सर प्रैक्टिस हो जाएगा, यानी कि रिवीजन हो जाएगा। दूसरा कारण कि सर हमको प्रैक्टिस के कारण पता चल जाएगा कि ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है भाई। अब तीसरा कारण कि सर बहुत जल्दी टाइम पे हम कर लेंगे। समझ रहे ध्यान से? अब आपको एक बात बता देता हूं, आप 100 नहीं लाख क्वेश्चन बना के जाइए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप टाइम पे क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरी बात
जब आपको रिवीजन के लिए ही मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो सर जो कंटेंट है उसको 10 बार पढ़ लो भाई। जो आपका कंटेंट है, जो रियल कंटेंट है, क्योंकि जो आप बना रहे हो वो सर आने वाला है नहीं, पहली बात उस तर्ज पे कुछ होने वाला नहीं है। अब लोग खुश हो जाते हैं हम तो 10,000 सेट बना लिए हैं और 10,000 बना लिए पक्का तोड़ दे जाएंगे। क्वेश्चन सर उससे आपको पता है आना नहीं है, तो सर क्या करना है, जो हमारा नोट्स है, जो कंटेंट है उसको 10 बार कर लो। एक बात बताओ, अगर किसी कंटेंट पे कोई भी एक नॉलेज पे 10 बार पढ़ा हुआ है, वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा आप 1 सेकंड में बना दोगे। और रिवीजन नहीं है ना, आप उसको रिकॉल करने में आपको 4 मिनट लगेगा, क्योंकि आपने रिवाइज किया ही नहीं है। आप मॉक टेस्ट बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, तो सर ये मीनिया है, क्योंकि फैला कि उनको बेचना है, मॉक टेस्ट सेल करना है आपसे, दूसरा कोई नहीं है तरीका है। तो आपको ना, मैं बार बोल रहा हूं, और मैं मुट्ठी भर लोग हैं जो इस नैरेटिव को, और मैं अभी से लेकर लास्ट तक बोल रहा हूं, फेल अगर हो रहे हो एक ही कारण है कि तुम नैरेटिव बातों पे आ गए हो, किसी कहे सुने बातों पे आ गए हो, बाकी और किसी मूलभूत बातों पे नहीं आए। समझ रहे हैं ध्यान से? तो चलिए अब हमारा फोकस, मैंने बोला कि ये कराएंगे, बाकी मैं अपने तरफ से इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बीच बीच में अपने हिसाब से कब कब उसको कटा जाऊंगा आपको पता तक नहीं चलेगा। आप तो जी बस इस सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर जो मैंने दिया है वो करके रख लो जी। अगर ये प्रिपरेशन आप नहीं करोगे, डायरेक्टली मैं बोल रहा हूं मत आना, एकदम डायरेक्टली कट टू कट, क्योंकि अब सर देना है 23 और फोड़ना है एकदम एकदम क्लियर कट और एकदम आंख में आंख लाके। अगर टाइम वेस्ट हो रहा है और आपको इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो एक ही कारण, मैंने क्या बोला, पढ़ नहीं रहे हैं बस, बाकी दूसरा और कोई कारण नहीं है। आप बस लिख लो अपने कहीं रूम पे कि सर नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो चुपचाप उसी समय पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। पढ़ लोगे ना 3 घंटा मन शांत हो जाएगा। नहीं पढ़ोगे ना किसी 4 आदमी का बात, अरे सर जी ऐसे नहीं पढ़ा है, सर वैसे नहीं किए, सर वो जीवन भर चलता रहेगा। वो आप दिमाग में रख लो, यहाँ नहीं हर जगह। इसीलिए दिमाग में रखिएगा बातों को और बाद बाकी रिवीजन करते रहेगा। करंट अफेयर रिवीजन कर रहे हैं ना जो लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसमें दोनों चीज मैंने बोला था आपको, ऐप पे सारे अवेलेबल हैं 2015 से 22 तक, आपको मैंने अप्रैल से वहां तक बोला था, करते जाइए खटाखट। और जो मैंने बोला था उसका बिहार स्पेशल वाला जो हिंदी का है या जो इंग्लिश में लेना चाहते हैं वो लेके कंप्लीट कर लीजिए पीछे का। बाकी हम जब इसको कराते जाएंगे आपको एक साथ क्विक जाएंगे और 15-15 मिनट में एक महीने का खत्म हो जाएगा, वो आप देख लीजिएगा, इसलिए रीड कर लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं, हेडिंग डालिए नेक्स्ट जल्दी खटाखट। सिक्योरिटी का काम आगे बढ़ाते हैं और बीच में जब गैप मिले तो रिवाइज करके रख लीजिएगा, याद रखिएगा। हमने कुछ बात कल बताया था उसी को हम आगे बढ़ाते हुए फिर आगे चलेंगे, ठीक है ना। हाइब्रिड वार कल बोला था, ठीक है। 1 फ्रंट वार 2 फ्रंट वार याद है, ठीक है। मैं बस एक बार उसको रिकैप कर देता हूं और उसके बाद हम लोग फिर आज दूसरा एक नया मतलब शुरू करेंगे अलग अप्रोच। चलिए, एक आपको मैंने कल बोला था 2 चीज, ध्यान से सुन लो, उसको रिपीट कर दे रहा हूं। कन्वेंशनल वार बोला था और अनकन्वेंशनल वार बोला था। देखो कन्वेंशनल वार डायरेक्टली मिलिट्री जिसमें इन्वॉल्व हो, सुना ध्यान से, जिसमें मिलिट्री क्या हो, इन्वॉल्व हो। अनकन्वेंशनल को हम लोग हाइब्रिड वार भी बोल सकते हैं और सब कन्वेंशनल भी बोल सकते हैं, ये लाइन लिख लीजिए। अनकन्वेंशनल को हाइब्रिड वार भी बोल रहे हैं और सब कन्वेंशनल भी बोल रहे हैं, दोनों चीज हम उसमें बोलेंगे। सब कन्वेंशनल वार या फिर अनकन्वेंशनल वार या फिर क्या, हाइब्रिड वार। सब कन्वेंशनल फिर या फिर क्या, हाइब्रिड वार, ठीक है जी। अब एक वर्ड लिखिए, सर्जिकल स्ट्राइक एंड पिन पॉइंटेड सर्जिकल ऑपरेशन। सर्जिकल स्ट्राइक, और तेजी में अलर्ट हो जाइए, दे हाथ सब टाइट करके तेजी में, ये नहीं कि हाँ क्या बोले सर जी, वो काम नहीं करिएगा। सर्जिकल स्ट्राइक एंड पिन पॉइंट सर्जिकल ऑपरेशन। कल मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पावर बताया था, 3 बताया था ना, कौन कौन बताइए जरा। पुलिस फोर्स, आर्म फोर्स, इंटेलिजेंस। तो पुलिस फोर्स इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काम करता है, आर्म फोर्स एक्सटर्नल के लिए, और जो आपका इंटेलिजेंस है वो दोनों चीज के लिए काम करेगा। अरे हाँ है ना।
यानी कि सर इंटेलिजेंस का काम ये है कि इंफॉर्मेशन दोनों को भी देगा, प्लस उसका ये भी काम है कि सर वो दूसरे कंट्री के बारे में पढ़ेगा कि उस कंट्री का क्या है। और मैंने आपको कल क्या क्या बोला था सर, जिस तरीके से हर कंट्री का स्टडी किया जाता है, इंटेलिजेंस एजेंसी क्या करती है, नॉन स्टेट एक्टर को हायर करके वहां पे कंट्री में यूनिटी, उसके बिलीफ कॉन्सेप्ट को बर्बाद किया जाता है। अब सर इसी तरीके से यहाँ पे जो सर्जिकल स्ट्राइक क्यों कोई कहता है, देखो सर्जिकल स्ट्राइक कोई क्यों करता है, मैंने कल 2-3 टर्म और बोला था, जिसमें बोला था सबवर्जन, याद है, एक बोला था सबोटाज। तो सबवर्जन सिंपल वही चीज मैंने बोला था कि सबवर्जन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में नॉन स्टेट एक्टर ही जाकर उस देश का क्या करता है, पूरा तहस नहस करता है। और सबोटाज क्या है, एंड गोल है, मतलब जो हम चाहते थे उस सबवर्जन करके हमने क्या कर लिया, पा लिया बस। जैसे मैंने आपको बोला था क्या कि सर सबवर्जन इज द प्रोसेस टू अचीव सबोटाज। अरे सुनो ध्यान से। और सबवर्जन समथिंग, मैंने बोला कि सबवर्जन का मीनिंग जैसे बोला कि इंडिया इज डूइंग सबवर्जन इन पाकिस्तान, या पाकिस्तान अगर सबवर्जन कर रहा है इंडिया में, इसका मीनिंग क्या है कि वो लोग हमारे अलग अलग अंदर कंट्री के नब्ज को, अलग पॉलिटिकल पार्टीज, अलग ग्रुप्स को पैसे देके, हथियार देके किसी तरीके से हमारे कंट्री के यूनिटी को बर्बाद कर रहे हैं। अरे सुन रहे ध्यान से। तो लॉजिकली क्या कहने का है, मैं आपसे बार बार एक बात रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हमेशा ध्यान रखना, ये जो टर्म्स है, ये जो कॉन्सेप्ट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा डेप्थ है, तो इसीलिए आपको समझना जरूरी है अच्छे ढंग से। अब सोचो इधर, मान लो एक बात बताओ, अगर सबवर्जन कर रहा है इंडिया, लेट से पाकिस्तान हमारे यहां कर रहा है सबवर्जन, क्या आप पहले सुन रहे हो ध्यान से, जोर से रिस्पॉन्ड करो, यस और नो। मान लो अगर सबवर्जन हो रहा है तो पाकिस्तान हमारे यहां सबवर्जन कर रहा है किसी भी तरीके से, एनजीओ के थ्रू, चाहे ग्रुप्स के थ्रू, चाहे जैसे भी, तो क्या हम भी यही सोचेंगे कि हम भी सबवर्जन करते हैं? मतलब ज्यादातर तो पॉइंट यही लोग होगा कि इंडिया भी क्या करेगा कि सर इंडिया भी सबवर्जन करेगा, कहां, पाक में। लेकिन सर अगर ये सबवर्जन यहां करेगा, हम वहां करेंगे, तो आपको नहीं लगता है कि इसका भी रिसोर्स बर्बाद होगा, उसका भी रिसोर्स बर्बाद होता जाएगा? अरे है ना। देखो एक तरीके से ना कन्वेंशनल वार ठीक था भाई, लड़ाई हो गया, ट्रीटी साइन हुआ, तू अपने रास्ते हम अपने रास्ते। कन्वेंशनल वे हाइब्रिड वार की बात होती है सर, कोई पॉइंट ही नहीं है जहां पे जाकर एंड होना है उसको। अरे समझ पाए मेरी बात सर? जैसे देखो दो आदमी में मन मुटाव है, अब दो आदमी मन मुटाव है, अब जैसे मान लो अगर लड़ाई हो रहा है अपने घर में, भाई बहन में, दो बहन में, या दो रूममेट में, या हस्बैंड वाइफ में, अगर लड़ाई हो रहा है तो पहले मन मुटाव होते रहता है, छोटा छोटा चिंगारी होगा, छोटा छोटा, कब सर करचुल तोड़ देगा, कब जाके शीशा तोड़ देगा, कब रात में पढ़ते रहोगे तो लाइट ऑफ कर देगा, कभी कहेगा गाना बजा देगा आपके पढ़ते समय। मतलब ये सारी चीजें होती रहेंगी। ज्यादातर जब साथ में दो आदमी रहोगे तो और होगा, जैसे आप पढ़ने जाओगे तो गाना बजा देगा। अब सर ये जो लॉजिक क्या है, ये आपके अंदर धीरे 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 एक सबवर्जन टाइप का हो रहा है, क्योंकि आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है। अब आप क्या करोगे, उस डिस्टर्बेंस से एक ना एक पॉइंट पे तो आप जरूर परेशान होगे, और जिस दिन परेशान होगे उस दिन आकाश में उठाओगे आप। और सर आप परेशान हो गए तो दो ही तरीका है सर, आप क्या करोगे, सबवर्जन होके आप अनकन्वेंशनल से कहां पहुंच गए, कन्वेंशनल पे। क्या सुन रहे हो सब? तो अनकन्वेंशनल से कहां पहुंच गए, कन्वेंशनल। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज की कन्वेंशनल वार मैंने बोला होता है नहीं। अच्छा, वन फ्रंट वार, टू फ्रंट वार आपको समझाते, उसमें क्या बोला, इंडिया प्रिपेयर कर रहा था आर्मी एयरफोर्स के लिए, सर उन लोग प्रिपेयर कर दिए अनकन्वेंशनल के लिए, पता भी नहीं चला, और सारा का सारा हमारा पैसा और रिसोर्स बर्बाद करवा दिए। हमने सोचा कि सबवर्जन कर रहे हैं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर कब तक सबवर्जन करते रहेंगे? और एक दूसरे, याद रखिएगा, अगर एक दूसरे को जवाब भी देना है, मैंने बार बार बोला, अपने विरोधियों को जवाब देने का एक ही तरीका है, अपने आप को बेहतर करिए। हम कब तक कहेंगे कि चाइना खराब है? सर आप अपने देश के पॉपुलेशन को ठीक करिए, आप उसके वैल्यूज को ठीक करिए। जैसे हम लोग हैं, मेड को या जो घर में होते हैं, जो नौकर होते हैं, कितने लोग हम लोग उसको ताजा खाना देते हैं? ज्यादातर हम लोग बासी खाना जो बच जाता है वो दे देते हैं, और वो भी इस तरह देते हैं कि हमने बहुत बड़ा चीज कर दिया। सर हमारा वैल्यूज देश का वीक है। अगर क्या हो गया, अगर कोई आदमी भाई किसी भी कोई काम करता हो, कोई उसको अगर सोफे पे बैठा दोगे तो तुम्हारा सोफा खराब नहीं हो जाएगा। तुम उसको डाइनिंग टेबल बैठा के खिला दो तो डाइनिंग टेबल टूट नहीं जाएगा भाई। तुम अगर उसको अपने गिलास में पानी देते हो तो फूट नहीं जाएगा। सर हमारे अपने वैल्यूज को ठीक करना होगा, क्योंकि सब कंट्री देख रहा है कि इंडिया में छोटी छोटी बातों पे लोग कितना ज्यादा बाउंडर खड़ा करते हैं, और इसके कारण सर क्या होगा, सबवर्जन करना उनके लिए क्या आसान होगा। मैंने क्या बोला कि सर पाकिस्तान का एजेंट और चाइना का एजेंट इंडिया में था, और सिर्फ न्यूज़पेपर से आइडिया लगा लिया एक साल में कि इंडिया के लोग को कैसे बर्बाद कर दिया जाएगा, आराम से, इजीली, चाहे हेल्थ वाइज, चाहे कॉन्सेप्ट वाइज, चाहे वैल्यूज वाइज। तो सर अगर हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हम अगर स्ट्रॉन्ग है ना तो कोई नहीं करेगा। आप विरोधी आपको कितना भी हो, कुछ भी बोलता रहे, सर आप अपने आप को एकदम बढ़ाते चले जाओ,
अगर आप अपने आप को बढ़ाते चलो कोई डिस्टर्ब नहीं करे। हम बोलते हैं चाइना डिस्टर्ब करता है, पाकिस्तान के घंटा डिस्टर्ब करेगा। आपका फैमिली अगर स्ट्रांग है, आप स्ट्रांग हो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप अपने मोरल एथिक्स को, मोरल वैल्यूज को बढ़ाओ। अरे सुनो ध्यान से सर, सबवर्जन करते करते एक पॉइंट पे दोनों आदमी परेशान होगा। और सर इंडिया भी परेशान हुआ, वो भी सोचा कि कब तक करें। इंडिया ने फिर क्या किया, सर्जिकल स्ट्राइक। सवाल अब उठता है कि सर सर्जिकल स्ट्राइक है, ये समझ लो सर, हम लोग जान लेते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक मतलब होता है ना तो मिलिट्री वहां के देश के मिलिट्री को मारेगी, ना ही वहां के सिविलियंस को मारेगी, और ना ही वहां के किसी भी कंट्री के डायरेक्टली इन्फ्लुएंस में होगी। वो क्या करेगी, सिर्फ वहां पे जो नॉन स्टेट एक्टर है उसका लॉन्च पैड बर्बाद करेगी। फिर से बोल रहा हूं, समझ लो। एक कहने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक बहुत छोटा टर्म्स है, लेकिन सर ये बहुत अपने अंदर में रखता है बात। देखिए इधर, जब आपने एक वर्ड यूज किया क्या, पिन पॉइंट सर्जिकल स्ट्राइक। पिन पॉइंट का मीनिंग सिंपल है कि हमने क्या किया कि सर वहां गए, आतंकवादी को लॉन्च पैड था, उनका जितना ढेरा जितना घेरा था सब हमने उड़ा दिया, सारे बंकर्स उनके देश में जाकर जहां पे वो थे। सुनो ध्यान से, अरे सुना नहीं सुन रहे हो? लेकिन सर अगर हमने पूरा घेरा नहीं हटा के हमने कुछ पार्शियल ही खत्म कर दिया, तब हम उसको बोलेंगे सर्जिकल स्ट्राइक। मतलब जब पूरा बंकर, पूरा लॉन्च पैड आतंकवादियों का, नॉन स्टेट एक्टर का खत्म हो जाए। अच्छा मैंने नॉन स्टेट एक्टर बोला, ये आप पूछना मत कि मैं क्यों बोल रहा हूं नॉन स्टेट एक्टर, और जनरली फिर मैंने बोला आतंकवाद। तो नॉन स्टेट एक्टर को ज्यादातर और आतंकवाद को ज्यादातर कौन चलाता है, इंटेलिजेंस एजेंसी। अब सर आप एक कॉमन सेंस सोचो, पाकिस्तान क्यों नहीं मान रहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है? क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के डेफिनेशन में यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक का मीनिंग सिर्फ यह है कि हम नॉन स्टेट एक्टर को उड़ाएंगे बस। पाकिस्तान जैसे ही बोलता कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, इसका मीनिंग क्या था, वो मानता कि हम आतंकवादी को पनाह दे रहे हैं। तो हम तो ये सब, अरे भाई वो मानने को क्यों तैयार, इसका लॉजिक हम इंडिया वाले क्या जो है, मानल नाई पागल बा झूठा बा। अरे आप सर्जिकल स्ट्राइक का डेफिनेशन देखिए। सर्जिकल स्ट्राइक का मीनिंग है कि कभी भी कोई भी यहाँ की आर्मी अगर जाती है वहां पे, वहां के किसी सिविलियन को कुछ नहीं करेगी, वहां के मिलिट्री को कुछ नहीं करेगी, वहां के इंटेलिजेंस से वो कुछ नहीं लड़ेगी, सिर्फ वह सिर्फ वहां जाएगी और वहां के जो नॉन स्टेट एक्टर है लॉन्च पैड को उड़ाकर चुपचाप चली आएगी। अब सर जैसे ही बोलता है पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, आपको क्या लगता है सीधा वो उजागर हो जाता? नॉन स्टेट एक्टर का मीनिंग टेररिस्ट, मतलब आप टेररिस्ट को पनाह दिए थे, इसीलिए तो पाकिस्तान नहीं मान रहा था और आज भी नहीं मान रहा है। अब मेरी बात समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा गवर्नमेंट में देखो क्या गेम खेलती है, गवर्नमेंट ने भी क्या बोला, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। अब पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, पाकिस्तान भी मान नहीं रहा है। गवर्नमेंट सर यहां चिल्ला के बोले सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, कुछ लोग उस पर भी ब्लेम क्लेम कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, राजनीति हो गई, पॉलिटिक्स में आ गए, बात खत्म। तो सर्जिकल स्ट्राइक के डेफिनेशन पे गेम खेला गया, और ये गेम अगर पहले भी खेला गया रहता ना अपने पास टेक्निक, तो फायदा होता 1971 में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस समय सर्जिकल स्ट्राइक उतना हमारा टेक्निक था नहीं। पहले पॉइंट समझ में आ रहा है? क्वेश्चन यही पूछा था मेंस में कि सर्जिकल स्ट्राइक को पाकिस्तान क्यों एक्सेप्ट नहीं करता है। सिंपल कि सर सर्जिकल स्ट्राइक मतलब कि आर्मी विल नेवर हार्म, वहां के मिलिट्री से लड़ेगी नहीं, वो मस्ट गो एंड डिस्ट्रॉय द लॉन्च पैड ऑफ नॉन स्टेट एक्टर, बात खत्म। मेरी बात चलिए लिख लीजिए खटाखट, और उसके बाद आगे बढ़ लीजिए, अपने हिसाब से लिख लीजिए, मैं कुछ नहीं लिखवाने वाला। तो सर मैंने दो बात बोला, पिन पॉइंटेड। पिन पॉइंटेड में क्या बोला कि जब हमने पूरे उसके लॉन्च पैड को खत्म कर दिया, तब वो है क्या, पिन पॉइंटेड सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन जब हमने पार्शियल, आधा या कुछ प्रमुख उसके लॉन्च पैड खत्म कर दिए, उसको क्या बोलते हैं हम, सर्जिकल स्ट्राइक। और सर्जिकल स्ट्राइक में उसके आगे क्या लिखेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक ना तो मिलिट्री के अगेंस्ट होता है, ना तो मिलिट्री के विरुद्ध होता है, ना ही सिविलियंस आम आदमी के विरुद्ध होता है, और ना ही मिलिट्री, मतलब कि सर्जिकल स्ट्राइक इज नॉट अगेंस्ट मिलिट्री, नॉट अगेंस्ट सिविलियंस, इट इज जस्ट अगेंस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स। यह सिर्फ नॉन स्टेट एक्टर के लिए होता है। अब सर इस सिचुएशन में पाकिस्तान अगर मान लेता तब तो हो गया कांड।
हो गया। तो सर्जिकल स्ट्राइक में क्या बोला कि सर्जिकल स्ट्राइक इज नॉट अगेंस्ट, पिन पॉइंट में भी तो आर्मी को कोई नुकसान नहीं। कि सब वही है, उसमें क्या लिखा हो, पिन पॉइंट सर्जिकल ऑपरेशंस, उसमें भी सर्जिकल है, उसमें भी हम, मैंने क्या बोला, उसमें हमने पूरा जितना बंकर्स था लगभग सबको मिटा दिया, और अगर हमने उस सारे बंकर्स को नहीं मिटाया तो सर्जिकल स्ट्राइक किया, कुछ प्रमुख बंकर्स को ही, लॉन्च पैड को। छोटा छोटा ये क्यों ऐसे सोचते हो, ये छोटा छोटा बड़ा बड़ा ऐसा क्यों सोचते हैं? लॉन्च पैड क्या होता है? सिंपल घर और ठिकाना जहां पे आतंकवादियों का है। ये छोटा बड़ा मत सोचिए, सिंपल सा आपको समझना है। आप पूछना अलग बात है, सोचना है डायरेक्शन सही। इसमें क्या सोचना है कि सर छोटा बड़ा नहीं, मान लीजिए 10 लॉन्च पैड था, 10 था कि ये 5 ज्यादा खतरनाक है, हमने 5 को उड़ाया तो सर्जिकल स्ट्राइक कर लिया। इसीलिए आप अगर मूवीज में या सर्जिकल स्ट्राइक के मूवीज में भी देखेंगे, जो मूवी भी आया था, तो उसमें कुछ प्रमुख टारगेट किए गए होंगे आप लॉन्च पैड्स। सारे लॉन्च पैड्स नहीं टारगेट किए गए थे। आप देखिए उसमें समझा रही है वो, तो समझा वो बोल रही है यमी गौतम वहां पे, जो ऑलरेडी डिफेंस में है, जो समझा के बोल रही है कि ये 4 हैं प्रमुख, जहां पे चारों सबसे ज्यादा ऑपरेट करते हैं और लॉन्च पैड को। तो उसने सभी को टारगेट नहीं किया, इसलिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक। जैसे ही सारे बंकर्स खत्म, पिन पॉइंटेड सर्जिकल ऑपरेशंस उसको बोलेंगे। क्लियर कट बात है। आगे बढ़ते हैं सर, आप अपना लिखते जाइए, नहीं फर्क पड़ता है, आगे जाइए। कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा तो लिख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाइएगा नहीं लिख पाइएगा, सीधी सी बात है। अलर्ट हो, तेजी रहना, एकदम फास्ट, एकदम मैच करना साथ साथ, ठीक है। अब आपके पास एकदम ऑपरेशंस को मैच करना साथ साथ, अभी ध्यान बगल उगल छोड़ दो, आराम से चुपचाप अपना आगे बढ़ते जाओ। अब 2 बात है सर, हम लोग ये थोड़ा थ्योरेटिकल जरूर है, लेकिन एक एक शब्द अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो जो लगा चुपचाप उसका कोडिंग वर्ड साइड में लिखते रहिएगा, सुनते रहिएगा। बता सबसे इंटरेस्टिंग है क्या, पाकिस्तान से तुलना करके चाइना क्या है, हमको अपने यहां भी नहीं सोचता है, इधर इर्द गिर्द भी नहीं। जैसे उससे कोई पूछेगा था, इंडिया तो हमारे जहन में भी नहीं है, मतलब थॉट प्रोसेस में भी नहीं है। हमारा सर तुलना किससे है? यूएसए से। इंडिया क्या है, हम लोग सर खुश होते रहते हैं, पाकिस्तान को मारे, पाकिस्तान को मारे। जैसी चाइना की बात आती है, मार के दिखाओ। चाइना से बात आती है, सर चुप होगा भी, आपको नहीं पता है पर बता देते हैं सर। इतना चाइना क्या करता है हरामखोर, उसका एक और हाइब्रिड वार का टैक्टिक्स है। देखो क्या करता है वो, जब देखता है ना इंडिया थोड़ा धीरे धीरे शांति हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, तो पता क्या करेगा, हेलीकॉप्टर निकलवाएगा और सर चल जाएगा उत्तराखंड के चमोली वाले क्षेत्र में और घुमा के लेके चला जाएगा। अब होगा क्या सर, आप क्या है देखना ध्यान से। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कल मैंने बताया 2 चीज, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए बताया। इंटरनल के लिए आपको होम मिनिस्ट्री बताया था, एक्सटर्नल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बताया था। अब सर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जैसे एक्सेप्ट करेगी कि चाइना का हेलीकॉप्टर है, तो लोग बोलेंगे तुम क्या कर रहे थे भाई, तुम्हारा डिफेंस सिस्टम कहां था, आके चला गया। तो सर ये बताए आपको कि सर चाइना, क्योंकि लोग क्वेश्चन पूछ देंगे। किसी मीडिया में हिम्मत नहीं है सर, पैंगोंग लेक पे चाइना ने ब्रिज बना लिया है। किसी मीडिया के बंदे और हरामखोरों में हिम्मत नहीं है कि वो सर बोले आके कि यहाँ पे डैम और बांध और ब्रिज बनाना चाइना ने शुरू कर दिया है सर, जो कि हमारे है। कहां मिनिस्ट्री ऑफ, गुमराह कर देते हैं आपको, चाइना गेम के लिए। आप आदमी को वही बोला कि आप जो सुनना चाहते हो वही सुनिए सर, ऊपर की वही बोला। आप जो सोच रहे हैं ना, जितना दिमाग आपका है, जिसके बारे में आप जैसा सोच रहे हैं सर, वो कुछ होता ही नहीं है। आप नॉलेज अब ले लीजिएगा तब पता चलेगा कि आपके साथ गेम क्या हुआ है। इतना बड़ा नैरेटिव सेट कर दिया जाता है ना इंडिया में, इतना नैरेटिव बड़ा सेट कर दिया गया कि चाइना हमारे लिए है सर, कश्मीर है, इतना बड़ा नैरेटिव सेट कर दिया गया गवर्नमेंट ने कि कश्मीर इतना बड़ा नैरेटिव है। सर कुछ नहीं है, तो ध्यान से समझ लीजिए। आपको दम है तो चाइना को बोलिए। सर चाइना को आपने एक शब्द नहीं बोला, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी तक एक्सेप्ट भी नहीं किया, जबकि अमेरिका की सैटेलाइट एजेंसी ने इंडिया को फोटो भेजा, देखिए बांध बना लिया है। तब इंडिया का सर आप सोचिए, तब उससे पहले इंडियन गवर्नमेंट को पता जानती है वो, लेकिन किसी मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया कि वहां पे है, क्योंकि हाईलाइट करते हैं उसके बाद क्या होगा भगवान जाने। तो कहने का लॉजिक क्या है सर, चाइना टैक्टिक्स खेलता है अलग। क्या हो गया, इनस्टेबल हो गया, हम आपस में फिर क्या करने लगे, हो गए, यानी कि उसने एक हेलीकॉप्टर से हमारे को डिस्टर्ब कर दिया। तो सर एक ही सॉल्यूशन क्या है सर, चाइना के साथ मिलकर आपका दम है, आप बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करो, सारा बात साइड रखो सर, सारा बात साइड रखो, पहले बॉर्डर सुलझाओ कि भैया बॉर्डर सुलझा लेंगे तब काम करेंगे। ठीक है, काम हो रहा है, लेकिन सर इंटरेस्टिंग बात देखो क्या हुआ। एस जयशंकर साहब जो कि ऑलरेडी राजदूत और डिप्लोमेट्स और एम्बेसडर रहे हैं यूएसए में भी और चाइना में भी। अच्छा, यूएसए ने भी जानबूझ के सैटेलाइट क्यों भेजी, इधर देखो, समझो ध्यान से गेम कितना बड़ा चलता है। चाइना का क्या बोला कि इंडिया हमारा बात मानेगा नहीं, तो चाइना ने यूएसए को क्या बोला कि सुन भाई, आप बोलो इंडिया को कि टेक्नोलॉजी खूब तेजी से डेवलप करे और लोगों के पास सस्ता मोबाइल सब कुछ आ जाए, इंटरनेट आ जाए,
तो कैसे आएगा? यूएसए ने नैरेटिव सेट कर दिया कि अगर आप टेक्नोलॉजी में ठीक नहीं है तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो सर फेसबुक गूगल सब आ गया। अब क्या हुआ? लैपटॉप्स बने। सोचिए लैपटॉप्स कितने सस्ते होगा, 20,000 में बढ़िया लैपटॉप मिल जाएगा आपको। चाइना सर सारा का सारा गेम मार्केट है टेक्नोलॉजी का, सारा मैन्युफैक्चर करता है, यूएसए उसको बेचता है। चाइना मैन्युफैक्चर करेगा, यूएसए बेचेगा। कहां आ गया? इंडिया में। अब सर यूएसए जानबूझ के फोटो क्यों भेज रहा है? ये देखिए बना दिया क्योंकि यूएसए भी पिन प्रिक कर देता है इंडिया को, ले भाई तू ले तू लड़, बाद बाकी बात खत्म, हमारा क्या टेंशन, हमको क्या टेंशन है, तू डिस्टेबलाइज जितना होगा। क्योंकि सर यूएसए और चाइना का कहीं ना कहीं इस बात में गठबंधन है जिसमें चाहता है कि हमारे और तुम्हारे अलावा कोई तीसरा सुपर पावर फिर बन के नहीं निकले। और दोनों के बीच में ये शुरुआत से हमेशा चला है। हमको यह लगता है, सुना ध्यान से, सब ठीक चल रहा है, यूएसए हमारा दोस्त है। अरे घंटा, आपको खुद नहीं पता कि आपका यूएसए दोस्त है कि नहीं है। आप एक दिन प्यार से बतियाते हो, दूसरे दिन कह देते हो कि सर यूएसए का कोई इलाज नहीं है, आपका फॉरेन पॉलिसी जीरो हो जाता है। एस जयशंकर साहब से उम्मीद थी, मैं पर्सनली की सर, ये एस जयशंकर साहब का भाषण जो है लाइव देखा था मैंने। एस जयशंकर साहब ने एक बार भी ये नहीं बोला कि हम लोग सर चाइना के साथ टैकल करेंगे। कम से कम इस शब्द ही बोल देते ना तो खुश हो जाता, लेकिन फॉरेन पॉलिसी हमारा जीरो दिखता है, हमारा कोई व्यू ही नहीं दिख रहा, कोई विजन ही नहीं है हमारा। इन्होंने एक बार भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि सर जैसे ही बोलते हर को पता चल जाता ना कि सर चाइना ने पैंगोंग पे बनाया, गवर्नमेंट पे क्या बुरा असर पड़ेगा। तो हमने दिखा दिया वो अलग अलग चीज। ये देखो राफेल आ रहा है, हमने सर हिंदू मुसलमान वाला कांड कर दिया। ये देखो इसमें उलझे रहो, नहीं कुछ है तो पृथ्वी सम्राट मूवी है उसका रिव्यू कर लो। आप समझ रहे हैं? और सर आप जो चाहते हैं वही आपको दिखाए। आपको लगता है गुस्सा आता है, सही बोल रहा है, बट सर इस जयशंकर साहब ने एक बार भी चाइना को टैकल करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। फर्स्ट टाइम लाइव पूरा मैंने देखा था फॉरेन पॉलिसी का, एक बार भी इन्होंने वर्ड इस्तेमाल नहीं किया कि चाइना को। कम से कम बोल देते ना कि सर चाइना, कम से कम हिंट दे देते ना, काम हो जाता। लेकिन सर इन्होंने एक बार भी हिंट नहीं दिया। क्यों? गवर्नमेंट सर प्रेशराइज कि जैसे ही बोलेगा कि चाइना ने पैंगोंग लेक पे बांध बनाना शुरू कर दिया और हम उससे टैकल करेंगे। क्योंकि सर बात ये भी है कि रातों रात होगा नहीं ठीक, लेकिन सर आप ट्राई तो करिए, आपको ट्राई तो करना है। इंटरनल कुछ रॉ एजेंट ये भी बोलते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में बहुत हद तक, मैंने आईआर में पढ़ाया था, मसलों तक बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हो चुका है। और आपको मैंने बोला था कि सर वो ऑलरेडी आते आते तो बात सही है, लेकिन वो लोग ओपनली तभी एक्सेप्ट करेंगे जब तक दोनों का बातचीत नहीं हो जाता है। और सर आप बातचीत करने के लिए चाइना के पास नहीं जाते हैं। पाकिस्तान को आप उठा के वही पाकिस्तान के साथ जो आप करते हैं, चाइना वो आपके साथ करता है। हम खुश होते रहते हैं पाकिस्तान से तुलना करके, चाइना जो है सर अपने साथ कर लेता है। अब कॉमन सेंस से सोचो, अभी बताने वाला हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एक नेक्स्ट पॉइंट लिखिए पहले, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। अपना तुलना ना सर मत करिए किसी वैल्यू से, जीवन भर वैसे ही रह जाएंगे। जीवन भर ना आप वैसे ही रह जाएंगे। आपका दोस्ती का सर्कल डिसाइड करेगा कि आप जाइएगा कहां और आपका औकात कितना है, आपका कैरेक्टर कैसा है। आपसे नॉर्मल अगर पूछूं, ये देखे भी होगे तो मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, देखो ध्यान से, ये दिख रहा है, बताओ क्या है ये? मतलब अभी दिख रहा है, लेकिन ए भी आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, क्या हुआ? बी सी आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, सब उधर देखो सब, ये दिख रहा है, बताओ ये क्या है? हाँ पीछे से पूछ रहा हूँ, क्या है पीछे? जल्दी बता दो क्विक। हाँ आप बताओ। हाँ ठीक है, किसको किसको बी लग रहा है हाथ खड़े करो। अरे भाई नॉर्मल सिंपल सा बात है कि आपको लॉजिकली ये चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें हैं बहुत मैटर करती है। मैंने आपको नॉर्मली बोला कि आप जिस सर्कल में, फर्स्ट जैसे एक बात बोला हूं कि जैसा समाज है आपका, जैसे लोगों के साथ आप रह रहे हैं, अगर इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी जो उस आदमी से बात कर रहा है जो नेगेटिव है, मैं लिख के दे रहा हूं, सक्सेसफुल नहीं होगा। चाहे लाख आप कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, बर्बाद हो जाएंगे आप। आपका फायदा उसको हो जाएगा लेकिन आपका बर्बाद होना तय है, एकदम आप मान लीजिए। इसीलिए ना मैं बार बार बोलता हूं कि सर बड़े लोगों के साथ, सक्सेसफुल लोगों के साथ रह के स्ट्रगल करो, वो ज्यादा अच्छा है। कमजोर लोगों के साथ अपने आप को तेजू खाम दिखा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गधा आप और होते जाएंगे। अगर आप 10,000 कमाते हैं तो कोशिश करिए लाख लोगों के साथ रहें, लाख वाले के साथ, इसलिए ताकि आप सब उनके साथ स्ट्रगल भी करेंगे ना, वो बार बार आपको फील करेगा कि तेरी कोई औकात नहीं है। ठीक है, उसके साथ रह के स्ट्रगल करिए, लेकिन अगर आप 10,000 कमाते हैं, 5-6 वाले के साथ रह के 30 मार खा बनने की कोशिश मत करिए, आपका कोई फायदा नहीं होगा, उसका फायदा जरूर हो जाएगा, आप डम हो जाएंगे।
तो सर कहने का मीनिंग वही मेरी लॉजिक, आपके फ्रेंड सर्कल बार बार, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं नहीं सर, अब्दुल कलाम से लेकर हर कोई, हर सक्सेसफुल पीपल का देखोगे तो फ्रेंड सर्कल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं उनके, और हर हरामखोर आदमी का भी सर दोस्त वैसा ही रहा है। आप समझ रहे हैं? जितने भी इस दुनिया के, एक नहीं सर, केस स्टडी है, केस स्टडी है हर किसी का सामने है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो सर इसीलिए कहने का है कि नॉर्मली आप अपने अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन अगर वही आदमी ऐसे लिख दे तो सर आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, बी है। तो बेसिकली आप कैसे रहते हैं, किसके बीच में रहते हैं, वो डिफाइन करता है कि आपकी वैल्यू क्या है। अगर आप ए और सी के बीच में है तो बी कहलाइएगा, अगर ए और सी हटा दीजिए तो सर कोई 13 बोलेगा, कोई बी बोलेगा, कोई 1-3 बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। दिस इज व्हाट डिफाइंड। जैसे हमने ए और लगा दिया सी, मतलब क्या सर, आपकी जो औकात है वो आप किसके बीच में रह रहे हैं वैसे ही डिसाइड होगा। अरे कुछ बुझा रहा है क्या? अब आप सर डिपेंड करता है आप कैसे रहेंगे, बाकी आप लोग समझदार है। नेक्स्ट आ गया ये सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए एक और क्विक थोड़ा, फॉल्ट लाइन। फॉल्ट लाइन फॉल्ट लाइन मैंने बहुत बार यूज किया हुआ है आईआर में, याद है ना? आईआर में फॉल्ट लाइन बोल बोल के हमने बहुत यूज किया। इंडिया ने फॉल्ट लाइन कहां कहां बनाया बताओगे जरा? कौन कौन से कंट्री में? बांग्लादेश, और उसको पाकिस्तान बोल लीजिए, श्रीलंका बोल लीजिए। सर हम समझ तो रहे हैं, लेकिन फॉल्ट लाइन का मीनिंग क्या है? तो फॉल्ट लाइन का मीनिंग सिंपल सा बात है कि वहां की ऐसी क्या कमजोरी है जिस कमजोरी पे गेम खेलकर, इधर हम ऐसा एक वर्ड बोल रहे हैं समझना, फॉल्ट लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए सबवर्जन हम कर सकते हैं। अरे है ना? यानी कि फॉल्ट लाइन को हम लोग जैसे यूज करना चाहते हैं सबवर्जन से बर्बाद कर सकते हैं। तो सर हमें फॉल्ट लाइन क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। इंडिया का सर मतलब थैंक्स टू, मतलब क्या बोले, इतना ज्यादा फॉल्ट लाइन है कि सर यहाँ का कोई बाहरी देश आकर ना एकदम आराम से सर डंप करके चला जाएगा लोगों में। सर सही सही आदमी ना, अच्छा खासा आदमी का दिमाग घुटनों में जाता है किसी दूसरे आदमी के कहने पे। 1 मिनट सोचता तक नहीं है कि 1 साल 1.5 साल जो करना था, काम समझना था, 2 मिनट में कोई आके आपको बहा के लेके चला जाता है। तो फिर तो सर विदेश का इतना पैसा खर्च होता है कि आपके माइंड को वॉश कर दिया जाए। अब समझ रहे, यहीं पे 2 मिनट में सर आप देखिए लॉजिकली वोट में क्या होता है किसी भी इलेक्शंस में। तो एक आदमी आया वो अलग वास कर दिया, दूसरा आया वास कर दिया, अच्छा अभी इसको बोला, अभी देंगे, एकदम हो गया उसके तरफ ओरिएंटेड। जस्ट दूसरा कैंडिडेट आया, फिर उसने ब्रेन वॉश किया, खत्म। सर याद रखिएगा एक बात, कैंडिडेट और पॉलिटिशियंस गलत नहीं है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। हरामखोर लोग है जो सिर्फ क्या करता है, पैसा लेके वोट दे रहा है। क्या एथिक्स है उसका, क्या वैल्यूज है, क्या मोरल है उसका, क्यों नहीं देगा? अच्छा दोबारा क्यों आपको करेगा वो? किस मुंह से जाओगे तुम? अगर एक विधायक जीत गया, तुमको पैसा दिया है, तुम्हारे पास दम नहीं है, तुम उसको द्वार पर जाके दिखाओ, सर पैर से नहीं सर लात से मारेगा, लात से। आप समझ रहे हैं? आपकी एथिक्स जीरो हो गई है, आपका वैल्यू जीरो है। मेरी बात समझ में आ रही है? पैर और लात में बहुत फर्क होता है। कहने का क्या मीनिंग है सर? आप कैसे कह सकते कोई नेता खराब है? नहीं सर, खराब आप है, जनता ने सर अपने आप को उस तरह से बनाया समाज। इसलिए सर नेता भी क्या सोचता है, हम पैसा लगाए हैं, इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट। हमने 10 करोड़ खर्चा किया है, अब जो भी फंड आएगा 50 करोड़ हम कोई और ऐसा ही इन्वेस्टमेंट करेगा। तो सर पॉलिटिशियंस कभी गलत नहीं है, मेंटालिटी गलत है। सर सारे लोग एक साथ आके बोल दे भाई पैसा से हम वोट नहीं देंगे, अगर एक बार किसी एक गांव में किसी एक शहर में बोल दे हम पैसा नहीं लेके वोट देंगे, सर बता दे रहा हूं मैं, उस दिन से पूरा चेंज हो जाएगा। इतिहास रचने में कोई सर इतिहास ठीक हो जाएगा, वही आदमी बढ़िया काम भी करेगा। फॉल्ट लाइन में पहला है पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन। और फॉल्ट लाइन का मीनिंग क्या लिखना है? फॉल्ट लाइन का सिंपल मीनिंग लिखना है क्या कि सर किसी दूसरे देश का कमजोरी पकड़ना और उस कमजोरी पे उस देश को परेशान करना, वही है फॉल्ट लाइन। देखो इंटरनल सिक्योरिटी ऐसा ही सब्जेक्ट है कि यहाँ पे क्रिटिसिज्म बहुत चलेगा। मैंने बोला हर सब्जेक्ट को उसी फ्लो में पढ़ाया जाना चाहिए, तभी उस सब्जेक्ट का आप रस ले पाएंगे। नहीं तो सर अब आप सोच के देखिए, न्यूज मीडिया गया, एंकर वहां पे खूब जोरदार भाषण देना था, जाके कह रहा है आज रात 12 बजे 4 लोग मर गए और फिर 2 लोग उसके बाद गए और खुशी से जीत गए फीफा वर्ल्ड कप। अब सर अगर इस ढंग से आप बोलेंगे ना, बाय गॉड जो आप बोल रहे हैं कंटेंट, उस कंटेंट कितना भी अच्छा हो कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि सर आपने उस कंटेंट को मार दिया। हर कंटेंट का एक अपना एनर्जी होता है, एक अपना फ्लो होता है, एक अपना वाइब्स होता है, और उसी को आपको पहुंचाना है लोगों तक, तभी वो समझ पाएगा, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। अब आ गई नेक्स्ट लिख लिए फॉल्ट लाइन। फॉल्ट लाइन में क्या लिख लिए
कि सर सीधी सी बात है कि हम किसी भी कंट्री के उसके नब्ज को पकड़ के और नब्ज को पकड़ के यानी उसकी कमजोरी को पकड़ के जब वहां पे कर तब अच्छा ओके सबसे फर्स्ट लिख लो फॉल्ट लाइन में सबसे फर्स्ट लिखिए पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन, दूसरा लिखिए सोशल फॉल्ट लाइन, और तीसरा चौथा जो भी हो पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक फॉल्ट लाइन, वीमेन 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 औरत वीमेन एज ऑब्जेक्ट फॉल्ट लाइन, वीमेन एज ऑब्जेक्ट फॉल्ट लाइन, लिख लिए हैं। उसके नीचे एक और लिखिएगा थोड़ा गैप छोड़ के नैरेटिव। नैरेटिव क्या होता है सर? बनाना, वही अभी तो वही बोल रहा था नैरेटिव, बात बनाना और ये झूठ मूठ का कि हाँ ये नैरेटिव आजकल मार्केट में चल रहा है सर, ये खतरे में है। हमने क्या किया, हवा बना दिया। कोई धर्म खतरे में होता नहीं, लेकिन हमने क्या किया, नैरेटिव सेट कर दिया, लोग मानने भी लग गए हैं। तो सर ये क्या किया हुआ, नैरेटिव सेट किया, जबकि सच्चाई कुछ नहीं है। अगर ऐसा ही रहता तो सर आप जितने सारे अमीर लोगों को देखेंगे वो तो पी जाएंगे। सर आपको अगर आंसर राइटिंग लिखना है तो बाय गॉड आप क्या करिए, डेफिनेशन लिखिए, ये लिखिए, मॉक टेस्ट दीजिए, ये दीजिए। यूपीएससी सिंपल कहता है ना बात को भरोसा किया है, बस आप फैक्ट पे नहीं गए हो, किसी बात को मानने का लॉजिकल तरीका है। बार बार समझा रहा हूं कि आप, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं या बुरा पढ़ा रहा हूं, उसका सिर्फ एक ही तरीका है। आप आईएएस का मैं पढ़ा रहा हूं, आईएएस का क्वेश्चन बैंक बनाइए, बन जाए तो ठीक है, नहीं तो बेकार है। उसके अलावा कोई उसके अलावा किसी की बात ही नहीं है आपको सुननी है। और उसके अलावा और किसी की बात अगर आप सुन रहे हो तो आपसे बड़ा फिर गधा और कोई नहीं है। अपने माथे पे गधा जो मन करे, गधा, कुत्ता, बानर, सुअर, जो बनना लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रही बात? सुबह सुबह नाम लेना अच्छा होता है। अब आइए नैरेटिव पे, ध्यान समझिए, ये टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको जानना जरूरी है। नैरेटिव का मीनिंग क्या है, इधर देखिए। किसी फॉल्ट लाइन को और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए नैरेटिव बनाया जाता है। आपने कमजोरी पकड़ लिया, अब कमजोरी पकड़ा तो आपने इस तरह से बात बना दिया ताकि फॉल्ट लाइन सर और स्ट्रांग हो गया और आप उस पर सबवर्जन करना आसान हो गया। मतलब कि फॉल्ट लाइन को हाईलाइट करने के लिए आपने नैरेटिव सेट कर दिया। मतलब आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते थे, आपको मॉक टेस्ट सीरीज बेचना था, आपने क्या किया, एक नैरेटिव मार्केट में सेट कर दिया कि जो लोग मॉक टेस्ट नहीं बनाया होगा उसका आईएएस नहीं होगा। आपने सेट कर दिया, जबकि सच्चाई है कि उससे कुछ होना नहीं। सच्चाई ये है कि आप जो पढ़े हैं उसके पढ़ाई हुए चीज को 10 बार रिवाइज करके जाइए, कोई मॉक टेस्ट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बाकी अगर आप मॉक टेस्ट के रूप में कुछ बनाना चाहते हैं तो पिछले साल का 10 साल 15 साल का क्वेश्चन बैंक है, चुपचाप बना लीजिए जो आईएएस से रिलेटेड है। आप उतना अस्वस्थ रहिए, 10 बार 15 बार 20 बार आप रिवाइज कर लीजिए। कंटेस्ट में आगे बोल क्योंकि सर पैसा मिला, बात खत्म, उसके पता बोले किसी को गलत गुमराह ना करे। कम से कम मैं तो अपना, मेरा पर्सनल रहा है, लेकिन वैसे बहुत कम ही लोग हैं। बाकी लोग क्या बोले, नैरेटिव में सेट है। अब गरीब घर का आईएएस बना है सर, मॉक टेस्ट हो रहा है, बोला लीजिए 5 लाख। भाई आप आईएएस का पेपर अभी निकाले हो, अभी आपको सैलरी थोड़ी मिलना शुरू हो गया है, अभी चाहिए कि मॉक टेस्ट जरूरी है। नहीं सर, उसी तरीके से क्या किया था, इधर पाकिस्तान ने नैरेटिव फैला दिया था इंडिया में, चाइना ने नैरेटिव क्या फैला दिया कि 5G के कारण क्या हुआ है, कोरोना। अरे बेवकूफ आदमी, 5G का ट्रायल बहुत पहले हो चुका था, गधे, और कोरोना अभी आया। हैदराबाद में बहुत पहले टेस्टिंग हो चुका था, लेकिन किसी ने फैक्ट देखा क्या? नहीं। अच्छा एक बात बताइए, नैरेटिव को अगर काउंटर करना आप चाहते हैं तो क्या चीज से करिएगा, नैरेटिव से करिएगा, फैक्ट से करिए। सर दीज आर द फैक्ट्स। जाता है तीनों साथ में और बोलता है सर आपने ये बात बोला था, हाईलाइट कर देगा अपने कोटिंग कि याद करो 2018 में आपने क्या बोला था कि हम लोग भी स्प्रेड करते हैं और जब बदला लेंगे ऐसे बोला, इसलिए हमने ये जवाब दिया है। और हम लोग क्या है, हवा में। इसलिए सर चाइना क्या बोले, हमसे बहुत ज्यादा आगे है। इसलिए वो नैरेटिव काउंटर करने के लिए नैरेटिव नहीं बनाता है, वो फैक्ट पे गेम खेलता है ना। फर्क है, आप समझिए। सरकार क्या बोल रही है, हमने सर इतने सारे शौचालय बनवा, लाखों के लाख करोड़ का, ठीक है। आपने कितनों लोगों को इनकरेज किया कि वो लोग टॉयलेट यूज करें? पड़ा से लोग अभी भी वही काम, अपने जानवरों को उसमें बांध दिए थे, भैंसी गाय को।
जब ये कहाँ था उनके वहां पे। एक बात सर, अब आप कभी भी उनको भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते सर कि उनका सोच ऐसा इतना घटिया, ऐसा नहीं सर, वो तो फिर एक नया फॉल्ट लाइन हो जाएगा। आपको सर क्या करना पड़ेगा, इनकरेज करना पड़ेगा किसी तरीके से बता के कि सर ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, आपका काम आसान हो गया। तो हम थॉट पे काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या काम करेंगे, सर हमने इतने लगवाए इतने लगवाए। उनसे पूछो कि कितने लोग, आप वो लोग डेटा नहीं देंगे, आप उस नेता से पूछिए कि सर कितने % लोग यूज कर रहे हैं, आप डेटा बताइए। ये मत बताइए कि टॉयलेट कितना बना है, वो बना देंगे, वो तो सर पैसा से हम भी बनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए कितने लोग यूज कर रहे हैं, मेंटालिटी क्या किया आपने। कलेक्टर साहब घर में बैठ के डिसाइड कर दे इतना, सर कलेक्टर अगर जाएगा ग्राउंड लेवल पे तब तो पता चलेगा। पंचायत आप देखो ना, पंचायत देखो, पंचायत में क्या होता है, डीएम चेक करने जा रही होती। आप समझ रहे हैं कि सर लोग कितने लोग, क्यों, क्योंकि ओपन डेफिकेशन वो चाहता है। तो लॉजिकली उसमें जो बताया गया उसमें बहुत ऐसी सारी चीजें जो समझना बुझाना। अब सर आते हैं कि फॉल्ट लाइन और नैरेटिव। नैरेटिव क्या किया जाता है, नैरेटिव बना दिया जाता है मार्केट में, सर जी तो नी ना पढ़ल ना पढ़े, सर जी तो भाग जाइए दिल्ली चल जाइए। अब सर आप समझ रहे हैं, नैरेटिव फैला दिया। अब सर उससे क्या होता है, याद रखिए उससे क्या होता है, उससे नैरेटिव, अच्छा नैरेटिव टेम्परेरी होता है, वो नैरेटिव टेम्परेरी है, वो आपकी नीयत पे। मैं आपको बताने के लिए, कोई भी आदमी बताने के लिए सर्टिफिकेट लेके क्यों आएगा। हम आपको एक बार बोल चुके ये काम होगा, ये होगा, बात खत्म है। मेरा नियत क्लियर, हम किसको जवाब देंगे, और हु द हेल यू आर कि हम आपको जवाब दें, कौन हो आप। तो सिंपल सा बात है कि नैरेटिव पे गए तो सर हम ये भी मानते हैं कि गलती सिर्फ आपकी है, और आप फेल होंगे इस बात की गारंटी मान लीजिए, क्योंकि आप नैरेटिव पे गए हैं। पाकिस्तान में वही होता है, पाकिस्तान में वही करता है, हर जगह करता है। तो फॉल्ट लाइन में मैंने पहले क्या बोला, फॉल्ट लाइन सुनो ध्यान से, कहा सोशल कि पॉलिटिकल। इधर देखो, पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन में मैंने आपको बोला, मान लो सबसे फर्स्ट कि सर पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन क्या है, देखो ध्यान से, इधर मैं एक ही चीज सर बहुत दिन से बोल रहा हूं, मैं बचपन से सर बॉबी सिंह, मैं बचपन से ये बात सोचता हूं कि दो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ती ही क्यों हैं। अगर मान लीजिए मैं हूं, लेट से मेरा XYZ पार्टी है, इधर आप किसी क्या सुन रहे हो, अगर मेरा XYZ पार्टी है, मेरा आइडिया अलग है, मान लीजिए उसका आइडिया अलग है। सर आप आइडिया लड़ो ना, आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ो, लेकिन सर आप कभी भी ये तो आके बोलो कि उसने ये भी अच्छा काम किया है। अरे नहीं बोल सकते क्या, बोल सकते हैं। सर एक बात याद रख लीजिएगा, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरे पॉलिटिकल के खिलाफ इतना ज्यादा नफरत बना ले तो सर कोई तीसरा आदमी फायदा उठाएगा, वो है फॉल्ट लाइन। अगर कांग्रेस और बीजेपी के नाम ले रहे हैं, कांग्रेस ने सर इतना नफरत कर लिया कि बीजेपी जो करेगा गलत कर रहा, हम उसको अपोज ही करेंगे, इतना नफरत कर लिया तो कोई तीसरा आदमी उसको क्या बना लेगा, पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन। अरे बुझा रहा है सर, इंटरेस्टिंग बात है, हम भी अपना मार्केट, मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, लाखों लोग करोड़ों लोग पढ़ा रहे हैं, मेरे पास एक अपना आइडिया है कि इस आइडिया से हम इस जगह से रिजल्ट दे सकते हैं, ये मेरा आइडिया है और हम बिलीव करते हैं इस आइडिया में। इसका मतलब हमने कभी ये तो नहीं बोला कि फलना का आइडिया बेकार है। कभी सुनो आप मेरे से, नहीं सुनोगे। तू भी पढ़ा, मैं भी पढ़ा रहा हूं, जैसा मैंने तेरा आइडिया है तू पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैं अपने आइडिया पे पूरा 100% बिलीव करता हूं, आज नहीं तो कल एग्जीक्यूट होगा। तू अपने आइडिया पे बिलीव करता है, तू बिलीव कर, हम अपने बिलीव करते हैं, बिलीव करेंगे। लेकिन सर जब मिलेंगे एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे। अगर तू मेहनत करता है तो, लेकिन तू चिचोरा है, मेहनत नहीं करता है, भाई हम सीधा डायरेक्टली बोलेंगे तू चोर है, क्योंकि तू पैसे लेके सर चोरी कर रहा है, बात खत्म। तो सर सिंपल सा लॉजिक है कि पॉलिटिकल पार्टीज में अगर एक आदमी आज सरकार में आएगा कल नहीं आएगा तो आपको क्या समझना है, सर उसके अच्छे काम भी तो गिनाइए आप। अच्छा एक बात बताओ, क्या राजनीतिक सारा का सारा बेकारी काम कर रहा है? सर उसका भी कुछ अपना रोल था, उस पार्टीज का भी, इस पार्टी का भी कुछ अपना रोल है। नितिन गडकरी ने आकर क्या बोला, थैंक्स टू मनमोहन सिंह, कि मनमोहन सिंह, अभी जस्ट 5-6-7 दिन पहले का स्टेटमेंट है, उसने क्या बोला कि सर मनमोहन सिंह का धन्यवाद है कि उन्होंने इस कदर वित्त मंत्रालय और इस कदर चलाया ठीक ठाक, कि सर आज उसका देन है कि हम लोग ठीक कर पा रहे हैं। सर दैट्स अ गुड साइन, अच्छी बात है। चलो ठीक है, उसने में भी हो सकता है नहीं भी किया हो, चलो इसने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए भी किया हो, लेकिन सर एक समाज में पॉजिटिव मैसेज तो गया। अरे हाँ है ना। और सर आप बोलते हैं कोई और पार्टी नहीं करता, सर कोई और आदमी इंटरनल सिक्योरिटी नहीं पढ़ा था, कोई और आदमी एथिक्स नहीं पढ़ा था, तू पढ़ा। इन्वायरमेंट इकोलॉजी नहीं पता है सर, आधा से ज्यादा सब्जेक्ट पता ही नहीं चलता एग्जाम देने तक। डाटा इंटरप्रेशन भी सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी सब्जेक्ट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, एथिक्स भी कोई सब्जेक्ट है, तू पढ़ा भाई। अरे समझ मेरी बात। तो पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन क्या है, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ इतनी नफरत पैदा कर ले कि उसकी बात भी ना सुने तो कोई तीसरा आदमी उसका फायदा उठाएगा। बांग्लादेश में याद करो, खालिदा जिया, अरे भाई क्या सो मच ऑब्सेस्ड था पाकिस्तान
कि सर ये जो शेख मुजीबुर रहमान है ये इंडिया के बिल्कुल पक्ष में है, तो उसने क्या किया, उसके अगेंस्ट में कर दिया था और सर खालिदा जियो को बैठा दिया। कौन सा पार्टी? बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अरे सुनो ध्यान से, नाम रखा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। तो सर अगर इंडिया में ऐसा हो रहा है तो पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन क्रिएट होगा। दूसरा आते हैं, क्या है? सोशल फॉल्ट लाइन। अरे सुन रहे हो सर, ये बहुत एक स्टोरी और कहानी की तरह है, लेकिन आपको पॉइंट बाइट कॉन्सेप्ट रख के घर पे जाके लिख लेना पड़ेगा। मैं बता दे रहा हूँ, सुन रहे हो सब? करते जाना और जो टारगेट बोला हूँ टारगेट कर लेना। नहीं करोगे मैं बता रहा हूँ, प्रेशर अब नहीं लोगे, नहीं हो पाएगा आपसे। जितना एक्सटेंड करोगे सर 2023 वाला छोड़ देते हैं, 2024 में दे देंगे, 2025 में नहीं होगा तुम्हारा। लिख लो तुम, एक्सटेंड पे एक्सटेंड, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन होता जाएगा। एक लड़का है पिछले 7 साल से 8 साल से बोल रहा है हमको आईएएस की तैयारी करना, अभी तक हरामखोर एक स्टार्ट भी नहीं किया है। और सर आते एज हो चुका है, एक्सपायर हो गया, बाल उड़ गया, मर जाएगा वो। सर आप फर्स्ट स्टेप लीजिए। मर जाएगा क्यों? क्योंकि सर इंसान मरा हुआ कब है? जब उसके पता ही नहीं करना क्या है। सुबह उठता है, खाना है, सोना है, फिर जाके बाथरूम में, बस फिर खाना है, सोना है, बाथरूम में। यही लाइफ स्टाइल है सर। इससे कुछ नहीं होगा। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आप सबसे बड़े खतरे हैं। क्योंकि कोई भी आएगा आपको पैसा देगा, आप सिर्फ उसका झंडा लेगा। आप देखिएगा क्या होता है। आज वो बीजेपी पार्टी का बोल रहा था, 3 दिन बाद पैसा या किसी और पार्टी का बोलना शुरू कर दिया। 3 दिन छोड़ो सर, सेकेंड्स में पीछे आप गए, पीछे से आप पैसा दिया, अरे कर तू खराब बढ़ाओ, हमारी पार्टी ठीक हो गया। सर आप मोरल समझ रहे एक आदमी का क्या सर एथिक्स है। अरे हार भी जाओ, अगर चाह रहे हो किसी को, अगर उसके कारण हार भी जाओ, सर वही है मेरा, और अगर वो नहीं तो भाई कोई नहीं, बात खत्म। लॉजिक सिंपल है। आपका मोरल कोई भी, सर आप रघुवंश प्रसाद जो सिंह है, रघुवंश प्रसाद सिंह जो इनका डेथ हो गया, सर आरजेडी पार्टी के शुरुआत से रहे, ठीक है, लास्ट के बाद हटा दीजिए। हारे चाहे जीते सर, उन्होंने सीधा बोला कि लालू यादव से जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे, बात खत्म। हारे चाहे जीते, आप समझ रहे हैं? उनका एक एथिक्स है, उन पर कोई भरोसा कर सकता है। और उनको सर अलग अलग चीज, आप आज इस पार्टी में हो, कल उस पार्टी में चलेगा, क्या ही हो जाएगा। आप भरोसा किए सर इस टीचर से हम निकाल लेंगे आईएएस, भरोसा करके रखो सर, जो होगा देखेंगे, हारेगा चाहे जीते, जो है यही है, बात खत्म। लेकिन अगर माइंड में आ गया तो सर आप गए, बिल्कुल गए। सिर्फ मेरी नहीं, कहीं पे भी आप गए। और ऐसे नैरेटिव बनाने लोग क्या करते हैं, सीधा सा बात है, 10% लोग जो नैरेटिव पे फंसते नहीं वो आईएएस लवासना पहुंचेंगे, बाकी 90% लोग फिर नेक्स्ट बार सब्सक्रिप्शन लेंगे। बहुत जरूरी है सोशल फॉल्ट लाइन में आप जितना जोड़ सकते हैं उतना जोड़ लीजिए। मैंने बोला सोशल फॉल्ट लाइन में सर डिस्क्रिमिनेशन का बात, हम आजकल वही मैंने बोला, नीचे बैठ के हम खाते हैं, मेड आती है सर, हम मेड को या जो आती है हमारे घर में काम करने वाली, उनको सर हम उस कदर देखते हैं जैसे कि ये कोई इंसान ही नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? बासी खाना उनको देना, सर कभी ताजा खाना भी दे दो भाई, इंसान है वो। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? अच्छा, एक्सेप्ट करके हम लोग बासी खाना देने के बाद भी अपने आप को महसूस करते हैं हम कितने दानी हैं। अरे बुझा रहे, हमने अपना बेकार चीज गंदा ना हो इसलिए हमने उनको दे दिया, हमने इसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं निकाला, हमने गंदा देके हमने अपना पल्ला झाड़ लिया। और फिर भी हम क्या बोल रहे हैं, हमने इतने लोगों को बांट दिया। दम है तो सर उसको ताजा देकर दो। आप समझ मेरी बात? सही इधर तो सोशल फॉल्ट लाइन क्या है, जब दो जाति, दो कम्युनिटी, दो आपके कोई भी तमगा, जेंडर, इन दोनों में जब भी कभी भेदभाव होगा तो कोई तीसरा आदमी फिर उसको एक फॉल्ट लाइन क्रिएट कर ही लेगा। और इसके बहुत सारे सर पहलू हैं, दो जाति, दो कम्युनिटी, दो धर्म, दो सर आपके अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग जेंडर के लोग जब आपस में भेदभाव करेंगे, सोशल फॉल्ट लाइन क्रिएट हो जाएगा, बात खत्म। अब जानते हैं कि इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत बढ़िया आपको, ठीक है? मराठा कम्युनिटी जानते हैं ये आप लोग? अच्छा, बोल रहे हैं क्या आप लोग? सर मराठा कम्युनिटी आप सोच के देखो, रिजर्वेशन के लिए डिमांड कर रही थी, हमको भी आरक्षण दो, हमको भी आरक्षण दो। आरक्षण का आजकल एक लॉलीपॉप चल गया है, समझ रहे? कुछ नहीं मन कर रहा है, बेरोजगार है, क्या मांग लो? आरक्षण मांग लो। सर इधर देखो, जाट लोग भी आरक्षण मांग रहे थे, हरियाणा के जाट उठ सब, बहुत बवाल उवाल भी हुआ था, सब कुछ हुआ, बसेस उड़ा, सब कांड किए। इधर देखिए, मराठा कम्युनिटी गुजरात में पटेल, सर पटेल मांगते जबकि सबसे रिच प्रोस्पेरस पटेल है। महाराष्ट्र में मराठा सबसे ज्यादा रिच स्ट्रॉन्ग है, पटेल का सरकार भी है, चीफ मिनिस्टर भी सर पटेल ही जी है। अब कहने का मीनिंग, गुजरात में भी पटेल लोग डिमांड करते हैं आरक्षण दीजिए, मराठा में भी डिमांड करते क्या दीजिए? आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, आरक्षण नहीं देंगे। तो सर इन लोगों ने ना उस बात को रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट किया,
और बोला कोई बात नहीं, बुरा तो लगा है हमको कि हमको आरक्षण नहीं मिला, बुरा लगा, अरे भाई बुरा लगा है, लेकिन सर उन्होंने इधर लाइन बनने नहीं दिया, क्योंकि जैसे इनको बुरा लगता लोग कुछ अगर जैसी फिर उस क्या करते, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ या किसी के खिलाफ करते, फिर कोई तीसरा आदमी इसको फॉल्ट लाइन क्रिएट करता, और कोई और नहीं, लाखों लोग बैठे हैं सर, लाखों देश नहीं बल्कि गिनती के देश ऐसे बैठे हैं यहाँ गड़ा के लाखों की जरूरत ही नहीं है, सीधा पैसा देता काम करता। अभी बताऊंगा कैसे 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 नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हुआ है ना, अभी बताऊंगा। तो सर ये कौन सा फॉल्ट लाइन हो गया, सोशल फॉल्ट लाइन। लेकिन अगर आप पे डिपेंड करता है सर, आरक्षण नहीं मिला अगर तो क्या हो गया भाई, ठीक है यार, गवर्नमेंट सारा काम कभी भी आपका नहीं कर सकती, ये बात मान के रख लीजिएगा आप। इसीलिए गांधी जी कभी भी ना स्टेट पे बिलीव ही नहीं करते थे, गांधी जी हमेशा इंडिविजुअलिटी पे बिलीव करते थे, क्योंकि स्टेट जब भी आएगा वो काम नहीं करेगा, इंडिविजुअल पर्सन ही काम करेगा। और इंडिविजुअलिटी पे इसलिए कि अपने आप को जो इनहेंस कर होगा, क्योंकि स्टेट जब आ इकोनॉमिक, और उस इकोनॉमिक मैंने क्या बोला कि सर एक समाज के तमगे में उसको जॉब नहीं मिल रहा है, कोई कम्युनिटी हो उसको जॉब नहीं मिला, ये देखिए कि हम लोग पैकेज दे रहे हैं सर, इतने पैसे का हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, आपके इंडस्ट्री लगा देने से गरीबी नहीं भाग जाएगा, कभी नहीं भागेगा सर। आप गरीब के लिए कोई पॉलिसी डायरेक्ट बनाइए, इंडस्ट्री लगा, आप ये सोच देंगे कि हाँ हमने नहीं बोला था कि सर आप क्या कर रहे हैं, आपने ये बोल दिया क्योंकि हम खाना बना रहे हैं इसीलिए, हमारे सिर्फ खाना बनाने से नहीं, तब तक उसका पेट नहीं है, तो इंडस्ट्री अपने पास रहने दीजिए, वो जहां है उसको बढ़ाइए। लेकिन सर इंटरेस्टिंग बात क्या है, पुअर के लिए बनाइए कुछ डायरेक्ट जो हो, सिर्फ आपके इंडस्ट्री लगा देने से पेट नहीं भर जाएगा। एक कुछ ऐसा हो गया, मैंने बोला ना माथा पे रसगुल्ला रख दिया, पूछा हुआ कि टेस्ट कैसा लग रहा है, कुछ वैसा ही बात है, बुझा रहा है, इमेजिन कर रहे हैं बड़का रसगुल्ला है और उसका रस भी नहीं गिर रहा है, टेस्ट कैसे बताएगा, सूखा हुआ है। इधर देखिए अब सर आइए नेक्स्ट, तो इकोनॉमिक में क्या बोला, जब आप किसी दो एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे इधर आर्थिक असमानता होगी तो कोई ना कोई फॉल्ट लाइन बनाएगा, और ये आपको भी देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। फोर्थ सुन लो, जेंडर। सर आजकल ऐसा नैरेटिव है जेंडर पे कि सर वीमेन को, औरत को, लड़की को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखा जा रहा है। आज आप इंस्टाग्राम देखिए, कोई भी चीज चलाइए सर, सबसे पहले ब्यूटी क्रीम से लेकर सब कुछ, उसमें से आपको 4 चीज सिर्फ उसी का प्रचार है। सर डिमांड अगर फेयर और गोरी नहीं है तो सर भले कैरेक्टरलेस हो, चरित्रहीन हो, भले उसका कोई एजुकेशन नहीं हो, लेकिन फिर भी गोरी है तो सर चलेगा। सर ये नैरेटिव है, फॉल्ट लाइन है, मानसिकता कम कर दिया गया है, पेशेंस आजकल के यूथ में कम है, काफी कम, पोर्नोग्राफी का चलन ज्यादा है। आज सर एक वीमेन को आप एज ए गेम जो खेल रहे हैं उसमें एक औरत को और सबको एक ऐसा वस्तु की तरह बना दिया गया है कि सर आपको उसमें अलग अलग गेम्स है सर, जिस गेम्स में आप जितना परेशान करोगे उतना ज्यादा सर आपको उसमें पॉइंट्स मिलते हैं। ये किसी और का नैरेटिव नहीं सर, आपके साथ दूसरा देश गेम खेल रहा, कोई और नहीं, चाइना। सर मेंटली ना आपको एकदम रबिश कर दिया है, इसलिए आजकल देखोगे युवा में कोई पेशेंस नहीं है सर, 2 मिनट में बेचैन हो जाएगा, कोई पेशेंस नहीं है, 1 मिनट में सर डोमेस्टिक वायलेंस, उसके पास पेशेंस इतना कम हो गया है। सर याद रखिए सारा गेम नैरेटिव का है, तो रुकेगा कैसे सर? सर रुकने का एक ही तरीका है, आप देखिए औरतों के साथ या नॉर्मली जो भी, और सर एक और बात, औरत खुद जिम्मेदार है, क्योंकि अधिकतर औरतें इस बात को मान चुकी हैं कि सर हम भी एक ऑब्जेक्ट ही की तरह, बाकी कोई नहीं है। सर शो ऑफ कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं आप, जाइए, अच्छी बात है, आपका हक है सर, दोनों बॉडी बनाए, बिल्कुल हम उसमें पूरा समर्थन है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर आप जिम का वीडियो और सर आप दिखा रहे, ये देखो ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्या पॉइंट है? आप सोचिए सर क्या पॉइंट है? आप इंस्टाग्राम पे देखिए, बता देता हूं, हम लोग जो पोस्ट आजकल देख रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे, सर यही सब कुछ इसी टाइप का पोस्ट है, जिसमें वीमेन को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। शो ऑफ इतना है लड़कियों में कि शो ऑफ के कारण सर आपके पास, अब मेरे पास 6 एप्स है, मेरा 6 पैक है, क्या जरूरत है सर उसको शो करने का? ठीक है आप मेंटली फिट रहिए, स्पिरिचुअली फिट रहिए, आप फिट रहिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, वो दिख जाएगा आपको। सर क्यों शो ऑफ करना है? भूटान में सर इंस्टाग्राम के पोस्ट पे कभी सर्च करिए, भूटान के इंस्टाग्राम और इन सबके, मैं इंस्टाग्राम एज ए पर्सन कभी यूज नहीं करता, मैं कभी यूज नहीं करता, मैंने बोला ट्राई करने के लिए, मैंने सब कुछ देखा है क्या वर्क करता है। भूटान में सर आप देखेंगे वहां पे लोग अपने नेचर्स का पोस्ट करेंगे, अपने आसपास जो जिस एरिया में वहां का देखोगे आप पोस्ट करेगा, फैमिली के साथ पिक्चर्स पोस्ट करेगा। यहाँ पे क्या आप पोस्ट कर रहे हैं सर? न्यूडिटी का पूरा शिकार कर रहे हैं सर आप, जो नग्नता का है ना पूरा शिकार है। और ये सर क्या चल रहा है, क्या नैरेटिव है जो चाइना फैला रहा है। टेक्नोलॉजी में कौन ज्यादा है एडवांस? चाइना। मैंने अभी बोला चाइना यूएसए से टेक्नोलॉजी सेल करवाता है, वायरस, गेम्स। सर सोचो आप
पबजी गेम एक बैन हुआ, इतना ज्यादा सर बवाल शुरू हो गया। क्या है मानसिकता सर, डंब कर दिया आपको पूरे जो लोग। अच्छा इधर देखो, पबजी कौन खेल रहा है? यंग यूथ। आप समझ रहे हैं सर, एक यूथ आजकल एक लड़की को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह दिख रहा है सर। तो आप बोलोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करे? अरे कुछ नहीं करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूरा ठीक है। लेकिन खेसर कहां से स्टार्ट होता है? इस चीज कहां सुधर सकता है? बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम नहीं शुरू हो सकता है। क्योंकि सर पार्लियामेंट में जैसा क्या किया जाता, आज भी देखोगे तो पार्लियामेंट में सर औरतों का अधिकार कम है, आज भी रिस्पेक्ट कम है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम से कम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये तो काम एटलीस्ट किया कि सर उसने महिलाओं को, ठीक है क्या सोचता है नहीं सोचता बाद में देखेंगे, कम से कम रिस्पेक्ट देने के लिए कुछ तो एक मुहिम आगे बढ़ाए कि दिमाग में पहुंचे। लेकिन सर अगर आपके घर से, हमारे घर से शुरू होता है कि हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी गर्लफ्रेंड है, हमारा बॉयफ्रेंड है, हमारा पति कैसा है, पत्नी कैसा है, वो हमारे अपने नैरेटिव से सर निकलेगा। लेकिन आजकल क्या है सर, किस नैरेटिव से? आप इंस्टा पे आप देख लो ना, आप इंस्टा और फेसबुक का पोस्ट, कौन सा पॉजिटिव पोस्ट रहता है भाई? कोई पॉजिटिव पोस्ट उसमें नहीं है, खाली क्रिटिसिज्म है। सोशल मीडिया में सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म है, किसी दूसरे की बुराई करके अपनी अच्छाई, बात खत्म। और आपको उससे क्या लग रहा है? वही मैं बार बार बोल रहा हूं, सच्चाई जब जानते हैं ना, सच्चाई कड़वा होता है। हाँ से ऐसे ऐसे लोग ऐसे बोलेंगे सब कुछ बेकार ही चल रहा है। सर वाकई सब कुछ बेकार चल रहा है। रिपोर्ट है जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट है कि इंडिया के यंग यूथ आने वाले 5 सालों में बिल्कुल डंब हो जाएंगे, जिससे कोई काम नहीं हो पाएगा। और सर आप फील करके देख लीजिए, ऐसा ही कुछ चल रहा है अभी। आप महसूस करके देख लीजिए अपने आप पे भी और सब पे। क्योंकि सर आप सर शिकार हैं जेंडर बायस के, पोर्नोग्राफी के, आप यूट्यूब के शिकार हैं, आप सर सोशल मीडिया के शिकार हैं। और इन सब में से इंटरेस्टिंग बात जानते क्या है? कुछ भी अपना नहीं है, ना फेसबुक अपना है, ना यूट्यूब अपना है, ना इंस्टाग्राम अपना है, कुछ भी नहीं है सर। सो वी आर टोटली स्लेव। और कहते रहिए, चिल्लाते रहिए कि चाइना के कारण हम बर्बाद हो रहे हैं। आपका मोरल ग्राउंड सर जीरो हो चुका है, कैरेक्टर वाइज अब जीरो हो चुके हैं। आप समझ रहे हो सर? इंटरनल सिक्योरिटी में ये देख रहा है कंट्री, आंतरिक सुरक्षा में किसी, बोला ना अपने आप को सुरक्षित करने के लिए किसी देश का लड़ना नहीं है सर। आप चाइना से मत लड़ो, अरे अपना मोरल ग्राउंड ठीक कर लो यार। कि कोई आदमी अगर आपको कहने आए तो आप अडिग रहो, कह रहे हम क्या चेंज होंगे, हम क्या जाएंगे दूसरे के पास, यही रहेंगे। आपका मोरल ग्राउंड ठीक नहीं है, कोई भी बायस कर लेगा आपको। तो गलती सर मैं वही बोल रहा ना कि उसकी है ही नहीं, गलती आपकी। कुछ होना है क्या सर? इस बात को ना ध्यान रखना। तो मैंने क्या बोला? जेंडर बायस। तो वीमेन, आज देखो एडवर्टीजमेंट में क्या है सर, उसमें भी गोरे चिट्टे और फीमेल को ही बस उसमें काम मिल रहा है। आप सेलिब्रिटीज बॉलीवुड में देखेंगे वैसे ही काम मिल रहा है, आज भी वही है। वो तो थैंक्स टू नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिसने आके स्टीरियोटाइप को चेंज किया, थैंक्स टू मनोज बाजपेयी जिसने सर चेंज किया, पंकज त्रिपाठी जिसने सर एक बड़े बड़े लोगों की तरह नहीं सर एक कहानी और एक चीज समाज को देना शुरू किया। कलाकारों का आता है वो भी अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है उनकी गलती नहीं है सर, आप लोग और हम लोग उसको मिलकर 2 करोड़ 400 करोड़ पार पहुंचा देते हैं। आप समझ पा रहे मेरी बात? तो सर क्या है, दिस ऑल ऑफ द फॉल्ट लाइन। इंडिया में तो सर हजारों लाखों फॉल्ट लाइन है। आइएगा नेक्स्ट सर, नीचे अपने आप पे ना सर सोचना और अपने ना मोरल ग्राउंड को ना सोचना। जैसा आप सोचते हो ना अपने बारे में और समाज को दिखाते हो, अंदर से पूछना वैसे हो नहीं। और सर जितना जल्दी हो सके ना बदल लो अपने आप को, क्योंकि 5 साल 7 साल बाद गुलाम बन ही जाओगे, डंब हो जाओगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती है। आपको अपने परिवार से शुरुआत करना पड़ेगा। आपको अपने घर से बहन बेटी सभी को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो सबको समझाना बताना सिखाना पड़ेगा। खुद ठीक कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चाइना से जाके आपको लड़ने की कोई जरूरत नहीं है सर, अपने आप से लड़ लीजिए। ये तो कोई आएगा और सर अस्वीकार करके आपको लेकर चला जाएगा, बस आप वैसे ही रहेगा। बाद में बोलते रहेंगे कि ऐसा मेरे साथ हो गया, वैसा मेरे साथ हो गया। आज देखेंगे सर क्या है मोरल ग्राउंड, क्या है? एक लड़का एक लड़की के साथ है, एक लड़की एक लड़के के साथ जैसे ज्यादा दिन टिक भी नहीं पा रहा है। 15 दिन 20 दिन 1 महीना 1 साल होते होते सर दोनों के बीच में सेपरेशन शुरू। क्या है सर? आपका एथिक्स दिखता है कि आप कितने स्ट्रांग है किसी एक चीज पे फोकस करने में। जब आप किसी एक आदमी के साथ 1 साल नहीं रह सकते तो घंटा पाइए से 1 साल रहिएगा, 3 महीने में कहिएगा फिर कहीं और जाते रहो। सर बोलो ना करोड़ों कोचिंग है, यहाँ कभी वहां जाओ, पूरा दुनिया घूम के आओ। हम बता देते हैं, दिल्ली छोड़ो सर, यूएसए में भी आईएएस का तैयारी, ऑक्सफोर्ड जाके तैयारी करके आओ आईएएस का जाइए वहां पे। आई कैन गारंटी यू इफ यू कांट स्टे एट ए सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम एक जगह पे, यू कांट स्टे एनीवेयर। और वैसे लोगों से बच के रहिए, क्योंकि सर आपका भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलेगा, वो भी बर्बाद कर देगा आपको। बार बार बोलेगा या ना हुई चलो बताओ तनी हम कहीं और, उसको जाइए और बोलिए कि तू पहले एडमिशन ले, पहले बोल कि तू ले। ये दिमाग में रखिएगा सर, बाकी जिसके पास है आपके अगर नीचे है। तो सर वी आर टोटली इन ए फॉल्ट लाइन एरा और इसका फायदा हर देश उठा रहा है। आगे नेक्स्ट सर,
तो आजकल क्या है सर, सोशल मीडिया और पेशेंस रखना। सर पेशेंस नाम का आजकल चीज ही नहीं है, क्योंकि सर क्या है, आप देखेगा 2 मिनट का शॉर्ट्स वीडियो रील्स आ गया है, शॉर्ट्स 2-2 मिनट के वीडियो, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर किसी नहीं सर अपने आप को बेहतर करके ठीक करेंगे, बाकी सीधा सा बात है, नैरेटिव को किससे जवाब दोगे, फैक्ट से। और ये आपके इंटरमेंस का क्वेश्चन है ये। अब नैरेटिव को काउंट करने का सर आपके पास हजारों तरीका है। पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन क्लियर हो गया यहां तक। तो फॉल्ट लाइन में सर वीमेन एज ऑब्जेक्ट आजकल सर वो ट्रीट किया जाता है। सर आप देखिए माइंडसेट क्या हो गया है, गाना भी आप देखिए, अब गाना भी देखिए, गाना भी ऐसा रहा सर, हम लोग उस गाने को जिसमें वीमेन को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, हम लोग उसको पॉपुलर कर दे रहे हैं। तो वी आर द फॉल्ट लाइन, हम फॉल्ट लाइन है, हमारा एथिक्स ग्राउंड जा रहा है ऐसे गाने में जिसमें सर क्या है सर, सॉरी टू यूज द वर्ड बट लड़की ट्रीटेड एज अ माल, सॉरी टू यूज द वर्ड बट लड़की ट्रीटेड एज अ माल। सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि गाना में सर क्या हो रहा है, आपको पूरा का पूरा एक तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। अब मेरी बात समझ में आ रही है, सिर्फ नॉट एट भोजपुरी आप बोल नहीं सकते, भोजपुरी से उस गाने का फोकस कौन है, एक गर्ल्स है, एकदम डायरेक्टली फोकस्ड। आगे आते हैं सर, ये समझना ये याद रखिएगा, अपने आप को, वही मैंने बोला है जो पर्सन में बोला कि सर अपने आप को ठीक करके रखना है। हर एक चीज को लड़का को वैसे ही देखते हैं, हर एक टीचर को आप वैसे ही देखते हैं जो पिछले इतने सालों से हुई है। अरे महात्मा गांधी को भी सब वैसे ही देख रहा था, लेकिन जब उसने माइंडसेट चेंज कर दिया तो फॉलोअर बन गए। इट टेक्स टाइम सर, एथिक्स और एक जगह टिकने में आपको मेहनत लगता है, एफर्ट लगता है, एक चीज को 1 साल तक करने में दम लगता है, और उसमें टाइम लगता है जो आपको लगाना पड़ेगा। वो है नहीं पेशेंस आपके पास, तो आप कभी समझ नहीं पाएंगे किसी को, आप हमेशा वैसे ही गिरेंगे जैसे आप हजारों को गिनते हैं। और सर वो दिखाता है कि आप कैसे हैं, क्योंकि हर कैमरा में आप वैसा ही परसीव करते हैं, तो आपका नजरिया खराब है। नेक्स्ट आइए, दूसरा पॉइंट लिखिएगा सर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉल्ट लाइन को सर क्रिएट करने के लिए नैरेटिव बनाया जाता है, सुना ध्यान से। और क्यों किया जाता है, क्योंकि सबवर्जन करना है। तो एक लाइन लिख लीजिए, उतना ही सारा का सारा हो जाएगा। पहले लिखिए, तो नैरेटिव को नैरेटिव को काउंटर करोगे, ये आपने लिख लिया होगा पॉइंट, गुड। अब सर फॉल्ट लाइन एंड नैरेटिव क्यों किया जाता है, ताकि सबवर्जन किया जा सके। फॉल्ट लाइन एंड नैरेटिव इसलिए बनाया जाता है ताकि सबवर्जन किया जाए, सीधा सा लॉजिक है। और सबवर्जन करके सबोटाज अचीव कर लो, हो गया। यहां तक सुना ध्यान से, अरे है ना तो बोलो, जो से बोलो ऐसा नो सके। और सबवर्जन में सिंपल है, आप दूसरे देश के यूनिटी, एथिक्स, उसके वैल्यूज को बर्बाद कर रहे हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, एज ए पर्सन बिल्कुल कनेक्ट होकर, आई एम ए वेरी इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन, जो मैं बहुत कनेक्ट होकर पढ़ाता हूं। और मैं आपको पर्सनली बोलूं, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, मैं बहुत ही इंटेंशनली वाइज, मैं जब किसी को चाह देता हूं सर तो बस सीधा अनलिमिटेड चाहूंगा। और जब किसी से नफरत भी करूंगा ना सर तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया वाला नफरत होगा, उसमें कोई नहीं सर, बीच बीच वाला काम नहीं करते अपन, या तो एकदम जाओ ठीक है। हालांकि बुद्ध भगवान ने मिडिल पाथ बोला है, लेकिन सर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप चाह दिया एकदम कर दो। आपको मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सर आप ना एक जगह पे एक थॉट को प्लीज रुकिए, एक थॉट किसी भी चीज पे ना रुकिए, आपका लाइफ आगे बहुत बेकार हो जाएगा सर। बहुत लड़के ऐसा भी सोचते हैं। तो सर एक बात है, खाना बनाने की कीमत ना बहुत चुकाना पड़ेगा आपको, याद रख लीजिएगा। जब झोंटा नोचाएगा ना सर, सॉरी टू यूज द वर्ड, जब सर, और डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार तो बहुत ज्यादा है सर। आप नहीं बोलते इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता, रिपोर्ट तो बता ही देता है, ठीक है। वो तो चुप है औरत इसलिए ना सर, जिस दिन सच्चाई बता दो उस दिन पता ही चलेगा कि कौन कैसे गुजर रहे हैं, जो चेहरे का स्माइल है उसके पीछे कितना दर्द है पता चल जाएगा, ठीक है। तो सर कोई भी मूवीज या कोई भी चीज बनता है, जैसे पंकज त्रिपाठी या सभी लोगों ने एक मैसेज देना शुरू किया है अब अपने मूवीज के माध्यम से, हर चीज का एक मैसेज। पहले कोई सर गधा वाला मूवी, कंट्रोवर्सी भी सर एक क्या तरीका है, कंट्रोवर्सी पब्लिसिटी क्या तरीका है, ये भी एक सबवर्जन का है। संजय लीला भंसाली का मूवी देखिए, हर मूवी से पहले भाई उसका कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हो ही जाता है, शुरुआत से लेकर अभी तक। देवदास, रामलीला, पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, हर मूवी पे कंट्रोवर्सी होता है सर। वो एडवर्टीजमेंट के लिए प्रचार भी नहीं करता है, मतलब कोई पैसा खर्च नहीं करता है वो, ना उसका कोई आदमी कहीं कहीं घूमता है, कोई नहीं घूमता। लोग को क्या लगता है यार बैन हो रहा है मूवी, कुछ तो होगा। आपको बुझा रहा है सर, फालतू चीज होता है। रामलीला आप बना दिए सर, उसका कोई उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, बना दिया आपने, चल भी गया। तो सर ये समाज का दिखाता है कि क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट जो मैं बोलने वाला हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉल्ट लाइन नैरेटिव्स के बाद दूसरा सबसे हॉट टॉपिक और इंपॉर्टेंट है, लिखिए नैरेटिव्स इन नॉर्थ ईस्ट। इसका कहानी पूरा समझ लीजिएगा, नैरेटिव्स इन नॉर्थ ईस्ट। और 2 क्लास ऑलरेडी खत्म है, बार बार रिवीजन करते रहना बॉस।
मैं बोल रहा हूं कि ये 10 दिन में आपको बीपीएससी के लिए पूरा तैयार होना है तो आपको होना पड़ेगा, हो के रह जाइए किसी तरीके से, क्योंकि आपको मैंने वो बेस बना के रख दिया है। आप करना है सर, आपको जैसे करें पूरा टारगेटेड होकर बीपीएससी एग्जाम देना है। नॉर्थ ईस्ट मतलब समझ लीजिए आप, जो हम नॉर्थ ईस्ट समझ रहे हैं और ऐसा अभी जो है वैसा कभी का था ही नहीं। पहले सुन लीजिए, इसका पूरा कहानी सुन लीजिए, इसके बाद बताऊंगा खालिस्तान, फिर उसके बाद पंजाब में क्या क्या है, बस हमारे टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा हम लोग डिफेंस के बारे में जान लेंगे कि कौन का पैरामिलिट्री फोर्स, असम राइफल्स वगैरह कैसे काम करती है। देखिए इधर समझिए सर, नॉर्थ ईस्ट जो आज हम बोल रहे हैं, एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट कहां से था, यूनान से लेते हुए तिब्बत तक आते हुए सीधा लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तक था। अब ये कंबोडिया, लाओस, वियतनाम तो पूछना मत, चमाट नहीं सर, बहुत कुछ चल जाएगा। तो कहने का लॉजिक सिंपल है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट पूरा फैला हुआ था, यूनान तिब्बत से होते हुए कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, सारा, उन सारे को हम एक नॉर्थ ईस्ट के रूप में शुरुआत से बोलते आ रहे थे। तो कोई इंटरेस्टिंग बात कैसे हुआ हमारे लिए और दूसरों के लिए, वो क्यों एक फॉल्ट लाइन क्रिएट हो गया, समझो ध्यान से। जैसी जब पूरा था, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत पहले जब यहाँ पे सब लोग जब थे और कोई कॉलोनिज्म कुछ नहीं चल रहा था, एंशिएंट मेडाइवल के समय लगभग, तो यहाँ पे ट्राइबल्स लोग अपना आराम से रहते थे। ट्राइबल्स लोग सर आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइबल्स लोग क्या किए, धीरे धीरे इधर यूनान तक या तिब्बत या चाइना तक जाते थे, क्योंकि थोड़ा सा कॉमर्शियलाइजेशन या घुमंतु का ऐसे भी प्रवृत्ति था, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। धीरे धीरे अब क्या हुआ, मान लीजिए कोई एक ट्राइबल है जिसका घर मान लीजिए लेट से यहाँ कंबोडिया है आसपास है, या आज के असम के आसपास मान लीजिए, ये घूमने गया, वहां पे रहा, मान लीजिए इसने फैमिली टाई बनाया, रिलेशनशिप हो, वहां शादी हो गई उसकी, वहां पे रहना शुरू कर दिया, तो वहां पे भी एक उसका लगाव हो गया वहां के जमीन और जगह से। अरे हाँ है ना। तो सर एक ट्राइबल का अपने घर पे और एक वहां पे जहां पे उसका रिलेशन था वहां पे एक लगाव जुड़ गया। अब हुआ क्या, अंग्रेज आए। अंग्रेज ने क्या किया सर, बिना इनसे पूछे वाइल्ड डिगिंग और पेड़ कटना, टी प्लांटेशन शुरू कर दिया, चाय और ये सब कुछ। अरे बुझा रहे हैं सर, ट्राइबल्स लोग मैंने शुरुआत से बोला है कि बड़े सेंसिटिव होते हैं इन्वायरमेंट और पेड़ के प्रति, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। सर आपने बिना पूछे किया, आपके पास पावर था, शक्ति था, आपने जबरदस्ती करके पेड़ उड़ काट के बर्बाद करना शुरू किया। सर ये लोग रेसिस्ट किए, तो कितना रेसिस्ट कर पाएंगे, उनके पास तो सर मॉडर्न आपका इक्विपमेंट्स है, सब कुछ है, गोली बंदूक है, दूर से कहीं छिप के मार दिए, सब कुछ हो गया। तो आपको पहला बुरा तो ट्राइबल्स को यहां लग गया, ध्यान से समझ रहे हैं। नेक्स्ट, अब हमारी सर जब ब्रिटिशर्स यहां से जब जाता है, ब्रिटिशर्स लोग जब जाते हैं तो क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट आती है, और हमारी गवर्नमेंट अगर 1947 से बाद उसके बाद जब एक्टिव होती है काम करना, हमने क्या कि इधर अंग्रेज गए तो सीधा क्या बोला, याद करो चाइना ने बारे बताया था, मैकमोहन लाइन, जॉनसन लाइन और आपको पढ़ाया था सर, बिना देखे समझे हमने क्या किया था, बाउंड्री डिसाइड कर दिया। अरे बोला भी था ना, तो मैकमोहन गया था ना जॉनसन गया, कोई नहीं गया, सीधा यहां रह के एक मैप बनाया और मैप पे क्या बोल दिया, यहां से यहां तक खत्म कर दिया। अरे कुछ समझ रहे हैं आप। तो इधर यहां पे भी इमोशनली कनेक्ट थे और जहां उनका रिलेशन था वहां भी कनेक्टेड था। तो सर आपने बॉर्डर लाइन बना के तोड़ दिया, ध्यान से समझते जाओ। अब जब आपने ये तोड़ दिया तो सर जाहिर से शांत हो चुका है। अगर मैं नहीं कुछ बोल रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं समझ गया हूं, बुझा रहे हैं, समझते तो सब आदमी है, प्लीज समझना, इसको कनेक्ट करना कहानी की तरह, नहीं तो पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। अब जैसे ये पूरा हुआ, अब होता क्या है ये देखो, 1947 में सरकार ने भी क्या किया, बोला क्या, इधर पूछा कुछ नहीं, बाउंड्री डिसाइड कर दे। भाई उनसे आप पूछ लेते एक बार, आपने पूछा तक नहीं, आपने बाउंड्री डिसाइड कर दी। और क्या बोला जानता हो, ट्राइबल्स लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, कहां, पार्लियामेंट में, आइए यहां पे बात करिए। तुम्हारे उसके रिप्रेजेंटेशन देने से उनको क्या हो जाएगा, सब कुछ। दूसरी बात, आपने बोला क्या, हम इनको ऑटोनोमस ग्रुप बना देते हैं, स्वयं का शासन, कि हम इनको पैसा दे देंगे, सब कुछ आराम से अपने संभाल लेंगे। लेकिन सर डेमोक्रेसी आपने बोला, डेमोक्रेसी वर्ड, आपने उनका डेमोक्रेसी छीन के अपने डेमोक्रेसी थोपने का प्रयास कर दिया। कैसे, क्योंकि सर ये लोग खुद ही से अपने आसपास जो छोटे छोटे थे अपने लीडर खुद को चुनते थे, ये लोग अपने में से चुन लिए किसी को। अरे सुना ध्यान से, अब आपने क्या किया, उनका वो चुनने का भी हक खत्म करके सीधा क्या बोला, भारत एक डेमोक्रेटिक है और आपको ऑटोनोमस स्वयं शासन है, अब आपको चुनना पड़ेगा। अब एक बात देखिए सर, ना अंग्रेज इनके पक्ष में गए, ना ही बॉर्डर लाइन कुछ पक्ष में गया, इनको और बुरा बुरा लगता चला गया। अब एक बात बताइए, जब इनको बुरा लगेगा, अब समझिए
बाउंड्री डिसाइड हुआ तो पूरा एरिया असम एक बहुत बड़ा एरिया था, सिर्फ असम था। इधर देखो, आपने जानते क्या किया, बड़ा स्टेट के नाम पे असम में से काट काट के निकालना शुरू कर दिया। ध्यान से देखो, मैंने आपको मैप पे क्या पढ़ाया था कि असम बिल्कुल बीच में है, अरे याद है, और असम सभी से टच करता है सिर्फ आपको सिक्किम को छोड़ के। अरे बुझा रहा है कुछ? क्यों? क्योंकि सर असम क्यों सबको टच कर रहा है? क्योंकि असम में से ही तो सब निकला है भाई। अब असम यहां है, आपने उस राज्य को भी छोटे छोटे अलग अलग राज्य में, लोग को ट्राइबल को क्या लगा, यार हमारा खतरे में भाई, हमारा एग्जिस्टेंस ही खतरे में है, क्योंकि हमको कोई समझ ही नहीं रहा, ना कोई हमसे बात करने आ रहा है, जो मर्जी हो जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं? आपने सर सेवन सिस्टर के नाम पे उनको बांट दिया, एक यहां पे फिर फॉल्ट लाइन। अब ट्राइबल देखो किसे दबते चले गए हैं। अब इसको आपको क्या लगता है, कौन फील कराएगा इसको? एक कैसे मानेंगे कि इंडिया हमारा है? कैसे मान लेंगे? क्या ग्राउंड पे आप मनवा दीजिएगा कि हमारा है? तो सर अब इन लोग के पास एक ही ऑप्शन बचा, कब तक बर्दाश्त करेंगे? वायलेंस करना पड़ेगा। अब जब वायलेंस करेंगे तो बगल में कौन है? चाइना। और मैंने शुरुआत से बोला है कि सर यूनान, तिब्बत वगैरह सब होते हुए सब कौन था? नॉर्थ ईस्ट। इनका फैमिली रिलेशन भी वहां था। तो सर जाहिर सी बात है, फैमिली रिलेशन जब रहता है ना, आप कितना भी दूर चले जाओ, एक ना एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कहीं ना कहीं तो मिलते हो आप। अरे बुझा रहा है? सर इधर से सपोर्ट इन्होंने किया, इन्होंने अलग अलग ग्रुप बनाना शुरू किया। अच्छा यहीं तक मत रुको, अभी अब तक गवर्नमेंट फिर सोई हुई है, सब ठीक चल रहा है नॉर्थ ईस्ट में। इंटरेस्टिंग बात तब होगा, सर ईस्ट पाकिस्तान इधर है, अरे याद है कि भूल गए, जिसको 1971 में क्या बनेगा? बांग्लादेश। सर हम ये जान रहे थे, सर सारा चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर पूरा सपोर्ट कर दिया इन सारे ग्रुप को, उल्फा से लेकर असम गनी राइफल्स, एजीएफ, सबको सर, एजीआर, सबको मतलब बोला ये हथियार ले, तुमको सर अपना देश ही नहीं मान रहा है तुम्हारा अपना। यही काम तो हमने भी किया था, अरे बांग्लादेश में जो ईस्ट पाकिस्तान को कन्वर्ट कर लिया हमने। अरे है ना? सर नॉर्थ ईस्ट का फॉल्ट लाइन बढ़ता गया, लेकिन हमने गलती देखो क्या कर दिया। 1971 में जब हमने मारा, सर वही बोला, हमने एक्सट्रीम पे काम करते हैं। हमने ईस्ट पाकिस्तान को जब हम पकड़ में, हम समझ गए कि पाकिस्तान और चाइना हमको बर्बाद कर रहा है अंदर से, तो हमने जानते क्या किया, 1971 में पाकिस्तान को सर बहुत जबरदस्त मारा, पीटा। अच्छा एक बात बताओ, उस समय चाइना मदद करने क्यों नहीं आया पाकिस्तान का? उस समय तक तो साथी था, मैंने बोला वन फ्रंट वार टू फ्रंट वार। सर चाइना जानता था कि अगर हम पाकिस्तान का मदद करेंगे तो हम भी एक्सपोज हो जाएंगे कि सर हम भी एक टेररिस्ट को देते हैं पना, और हमारे भी इसमें हाथ है। चाइना ने पूरा कंप्लीट हाथ खींच लिया, पाकिस्तान पड़ गया अकेले। अब 1971 में जब हमने इसको मारा तो क्या किया, ईस्ट पाकिस्तान बिकम्स बांग्लादेश। इसका परिणाम यह हुआ कि 1971 में जैसे ही पाकिस्तान को लगा मेरा टेरिटरी अब हाथ से गया, अब इसने बोला हमको भी अब जम्मू कश्मीर चाहिए। तो सर याद करो, 1971 के बाद मैंने बोला था 2010 तक लगभग जम्मू कश्मीर में जबरदस्त कांड हुआ, जिसका खामियाजा ईस्ट पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर में लोग भुगते। तो हमारा सर वहां पे प्रॉब्लम क्या हुआ, 1971 के बाद एक बुक आया है, उस बुक में लिखा गया था कि थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाता तो काम आसान हो जाता। कैसे? हम ये जान चुके थे कि जब नॉर्थ ईस्ट में चाइना और पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, तो हमको चाइना और पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए कुछ एविडेंस लाना था, कुछ प्रूफ चाहिए था, कुछ वो काम करना था जिससे वो एक्सपोज हो जाए और हमारा जो आराम से बच जाए। लेकिन सर हमने इतना एक्सट्रीम पे काम किया कि उसका खामियाजा फिर कहीं और कहां भुगतना पड़ रहा है, जम्मू कश्मीर में। तो पाकिस्तान सीधा सोचा अभी चलिएगा, मैंने बोला कि जो इंसान, जो हारा हुआ इंसान है, वो कुछ भी तैयार है, जिसके पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं, उससे ज्यादा डेंजरस और कौन है? इसका सब मर गया है, जिसका कोई नहीं, अकेले दुनिया में अकेले है वो तो सर आप उसको करो, दो ऑप्शन है, बंदूक दोगे बंदूक भी मार देगा, किताब दोगे किताब भी पढ़ लेगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि कौन पहले किताब देने हैं, कौन पहले बंदूक देने हैं। अरे कुछ समझ में आ रहा है? इधर देखो सर, चाइना ने अपना हाथ कंप्लीट खींच लेकर कि जानता था अगर साथ दिए कांड हो जाना है, और हम फिर एक्सपोज हो जाएंगे पाकिस्तान की तरह कि हम भी आतंकवाद को पनाह देते हैं। अब चाइना जब हाथ खींचा तो इंडिया को लगा क्या कि सर चाइना तो एक्सपोज नहीं हुआ यार, बट हम सर फिर भूल गए और हम 1971 का हनीमून पीरियड मनाने में व्यस्त हो गए।
लेकिन तब तक चाइना ने फिर दूसरा फॉल्ट लाइन असम और अलग अलग लोगों में फिर करना शुरू कर दिया। आप बताइए, ट्राइबल्स को पार्लियामेंट में सीट दे देने से या ट्राइबल्स को पैसा दे देने से क्या ये सब कुछ मसला ठीक हो जाएगा? नहीं सर, उनको फील कराइए सर कि आप अपने हो। जब तक आप उनको ये नहीं फील करा पाओगे ना कि इमोशनली वो अपने हैं, तब तक सुधरने वाला नहीं है, चाहे उनको कितना। सर आप पैसे देके किसी फैमिली को नहीं रिलेशन बना सकते, याद रखिए, वो टेम्पररी होता है। अगर आप मेरे को चाहते हो, जो मैं बोला ना कि जो मेरे अपने हैं, अगर आप आप जानते हो, आप महसूस करते हो कि ये मेरे अपने हैं, तो सर आप उस कदर ही मेरे से पेश आओगे जैसे लगेगा कि और फील हो जाता है वो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना आपको किसी को गिफ्ट देने की जरूरत है, ना किसी को पैसा, ना किसी चीज को देने की जरूरत है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड है, मैं सर आज तक शायद ही किसी को कुछ दिया नहीं दिया, चाहे नॉर्मली वही बोला, लेकिन सर वही बोला कि जो अपने हैं वो गिफ्ट पे क्यों बिक जाएंगे, और जो दोस्त अगर गिफ्ट पे बुरा मान जाएगा, गिफ्ट नहीं दिया तो बना मार दो उस दोस्त को, उसके साथ रह के क्या फायदा है। जो 10,000 जो 20,000 मदद करने में आपको, जो 30,000 40,000 की जरूरत है, उस भी मदद करने से इनकार कर दो, उसके साथ रहने से अच्छा है कि आप अलग हो जाएं। कि जब 10,000 और 20,000 और 1 लाख तक आपकी दोस्ती स्टेक पे आ जाए, तो सर उस दोस्त का क्या ही फायदा है कि 10,000 के लिए इज्जत दिखा दिया, 1 लाख के लिए इज्जत दिखा दिया, तो उससे अच्छा है आप अलग हो जाएं। क्योंकि दोस्ती उससे बहुत बढ़कर चीज है सर। मेरी बात समझ में आ रही है? अब नॉर्मली हमें इनको फील कराना होगा सर। हमने प्रयास तो किया, अथक प्रयास किया। अब गवर्नमेंट की आंख खुली कब? जब 2014 में मैंने बोला सीए एनआरसी पढ़ाया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और देखा कि अब मामला हाथ से जा चुका है बाहर, क्योंकि सर अब सारे लोग वायलेंटली काफी होने वाले हैं, तब जाकर बोला सीए और एनआरसी सर। और स्पेशली कहां हुआ था? आसाम में सिर्फ क्यों हुआ? क्योंकि आसाम से ही सारा राज्य निकला है, तो सबसे ज्यादा परेशान कौन था? आसाम वाले। अरे कुछ बुझा रहा है? ईमानदारी से बोल रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है? तो सर असम सिर्फ एक अभी जो दिख रहा है, लेकिन असम से ही सारा राज्य निकल रहा है। सबसे ज्यादा परेशान कौन है? असम। आप देखो असम राइफल, मैंने बोला अभी वर्ड यूज कर रहा हूं, मैंने कहा बोला मिजोरम राइफल, क्योंकि सर असम के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि असम का ही पहले आइडेंटिटी था पूरा। तो इसलिए आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ज्यादातर कोई नाम भी जानेगा तो किसका? असम का। और किसी स्टेट का नाम नहीं जानेगा वो सिर्फ क्या नाम जान रहे हैं? असम। और अरुणाचल जल्दी बोलिएगा, उसको एक्सेप्ट जल्दी नहीं होगा। मिजोरम बोलिएगा जल्दी एक्सेप्ट नहीं होगा। त्रिपुरा तो कहाँ गए, कहाँ है रे त्रिपुरा? लेकिन सर लॉजिकली असम का है। ये रीज आप बताइए, तो सर इससे बड़ा फॉल्ट लाइन किसी और कंट्री के लिए क्या हो सकता है? दूसरा देश आराम से इसको यूज करेगा सर, और यूज नहीं सर, जबरदस्त यूज करेगा। यस नो? क्या सुनेंगे? सो गए? तो सर ये तो सिर्फ मैंने नॉर्थ ईस्ट बताया। इसी तरीके से सर जो आपको मैंने बोला कि दो चीज जो हमेशा न्यूज में रहता है, जिसको भी बोले इंडिया में क्यों सर आराम से टेरर फैला देना आसान है। एक मुसलमान आता है दाढ़ी टोपी पहन के, और दाढ़ी टोपी पहन के आता है, उसको पहन के आने के बाद क्या बोल देता है सर? अभी देखिए फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ सर, वो जिसको आतंकवादी इंडिया ने घोषित कर दिया, वो वहां पे फीफा में कतर में जाकर, कतर याद है ना, वहां जाकर से उसने ऐसा भड़काऊ स्टेटमेंट दिया जिसका कोई नहीं है सर, कोई मतलब कोई तुक नहीं है। तो हम किसी ने इधर हमें पता नहीं चलेगा सर आपको। लेकिन एक बात बता दे, हमें लगता है, मैंने आपको डायस्पोरा पढ़ाया था, डायस्पोरा में पढ़ाते समय मैंने बोला था कि यूएई में हमारा इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक ठाक, बहुत पहले मैंने पढ़ा दिया था, बता दे रहा हूँ। लेकिन सर आपको बता दूं, अल्टीमेटली मैं समझाऊंगा नहीं, आपको बता देता हूँ, अंदर की बात नहीं सर, बहुत डीप बात है, आपको समझना जरूरी नहीं है, बस इतना जान लो कि यूएई सबसे बड़ा दुश्मन भी है हमारा। वो हमें पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा, जब आप आईएएस में चल जाइएगा तब पता चल जाएगा आपको। तो लॉजिकली नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गया, खालिस्तान सोचो सर, हमेशा खालिस्तान का आ जाता है मुंह में। फिर पंजाब में हो जाएगा सर, इधर जम्मू कश्मीर में इतना बर्बाद हुआ। लो देखो इधर जम्मू कश्मीर में क्यों बर्बाद ज्यादा हुआ सर? प्रॉब्लम ये हुआ, पंजाब भी बर्बाद हुआ, ऐसा नहीं पंजाब बर्बाद नहीं हुआ। इधर फर्क ये था कि पंजाब में से लोगों के लिए निकलने का रास्ता था, ये लोग कनाडा वगैरह शिफ्ट हो गए, लेकिन जम्मू कश्मीर में तो सर कोई निकल ही नहीं पा रहा है। अरे कहीं निकल पा रहे हो तो सर ये लोग, आप आउटराइटली सोचो, अगर एक इंसान का पूरा परिवार सामने मरा हो और वो वहीं पे जी रहा है, उसके लिए कितना भयंकर होगा सर। ये तो कम से कम इनका मरा तो लोग कहां शिफ्ट हो गए? कनाडा। नए लोग, नए पीपल, तो थोड़ा भूलना आसान हो गया। लेकिन जम्मू कश्मीर बर्बाद हो गया क्योंकि वहीं पर मरा हुआ लोग वहीं रह रहे हैं, और उनके पास ऑप्शन में नहीं है कि पूरा ऑल ओवर इंडिया से वहां से निकल सके, क्योंकि जहां जाएंगे फिर वहां भी टारगेटेड है। कुछ समझ में आ रहा है पॉइंट? तो इस वजह से सर और ज्यादा परेशानी। इसलिए मैंने बोला सर आपको ना प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा जी रहे हैं, काम करिए सर अपने आप पे। एफर्ट लगता है अपने आप को ठीक करने में, कैरेक्टर वाइज, मोरल वाइज। ये बहुत आसान है कि स्ट्रेस हुआ 2 मिनट में, और स्ट्रेस होने के बाद आप गए और जाने के बाद आपने क्या किया? ड्रिंक कर लिया या आपने कुछ भी खा सा लिया, बहुत ईजी है सर।
अगर आप कंट्रोल करके उस पर थॉट प्रोसेस सोच रहे हैं तब आपको मानेंगे। सर यूथ नहीं करिएगा, आप यूथ हैं सर, आपसे उम्मीद है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस मोतिहारी जगह पे इंपॉर्टेंट प्लेस नहीं होता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लेस इंपॉर्टेंट, आपका थॉट इंपॉर्टेंट है। थॉट सुधारिए सर। आप कितना भी बोलिए ऐसा हो जाएगा, भूजा खा लग, सर आपका कम्युनिटी थ्रेट में है सर, आप याद रख लीजिएगा। बाकी सर आपकी मर्जी है। तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट समझ में आया। अब थोड़ा खालिस्तान वाला देख लेंगे और उसके बाद फिर आगे बोलेंगे। अच्छा इंटरेस्टिंग बात देखो, लास्ट में बता रहा हूँ। सेकेंडली वेस्ट, जब यहाँ पे वेस्ट बंगाल के कुछ लोग आने लगे असम में, हमने बात करी इंडस्ट्री वगैरह सेटअप करेंगे और वाइल्ड डिगिंग वगैरह होगा, तेल का खदान सब कुछ। अब जैसे ही वेस्ट बंगाल के लोग आएगा, असम वाले बोल रहे भाई हमारा देश मतलब हमारा राज्य और बाहरी लोग, सर वर्ड यूज किया है वो बाहरी लोग, जबकि हैं कौन ही है, अपने हैं भाई। लेकिन सर आपने ऐसा मौका क्यों दिया कि ये लोग वर्ड यूज किया कि बाहरी लोग हमारे पे राज कर रहे हैं? आपने उनको कभी भी सर क्या किया, अपनापन महसूस ही नहीं कराया कि सर आप अपने हो। तो आप पैसे देकर अपनापन नहीं कर सकते, संबंध नहीं बना सकते सर, सिंपल सी बात है। आप उनको महसूस कराइए कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे जो हो जाए जैसे हो जाए, तभी सर चेंज होगा। नहीं तो सर पूरा कंट्री नॉर्थ ईस्ट को फ्रंट लाइन करेगा। अरे कुछ बुझा रहे हैं यहाँ तक, बोर हो गए क्या? इंटरेस्टिंग बात है कि सर ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट खालिस्तान है, हमेशा हर बार हर साल आता ही है क्वेश्चन। तो सर पूरा ओवरऑल समझ एक बार बता दे रहा हूँ, 2 मिनट खत्म, उसके बाद मिलते हैं कल। जो बढ़ाया मैंने वापस से शुरुआत से सब टॉपिक दिमाग रखो, हाइब्रिड वार, कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल, जो शब्द बोलूं वो सब आपके लिए फैमिलियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सब वैसे वर्ड हैं जो सर समझ में नहीं गधों को, उनको लगा कौन पड़ेगा। ऐसे रेलवे, एक मार एक नंबर, ग्रुप मार, फील्ड में चल, सेट बनाते हैं, 100 सेट 200 सेट, ग्रुप रहो 400 सेट, सर बनाते रहो, जीवन में बताना सेट बनाते रह जाओगे, उसके बाद तुम्हारा सेट कोई और बना के चल जाएगा। आई कैन गारंटी यू सर, हम मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ का सर, यहाँ का मेंटालिटी देखिए, याद रखिए किसी भी जगह का ना मेंटालिटी चेंज कर इतना आसान नहीं होता। मैं बोला कि मैं क्यों इतना बार बार चिल्ला कर, क्यों इतना एनर्जी सर, मुझे पता है कि जड़त्व है, नरेटिव है यहाँ पे। नरेटिव क्या फैला हुआ है कि सर यहाँ से सर जो कि जनरल कॉम्पिटिशन से ज्यादा कुछ नहीं होता है, उस नरेटिव को ब्रेक करने के लिए मेहनत लगे ना सर, जिसके जड़ में घुसा हुआ है, जो एकदम बेहूदगी किस्म का है, तो सर मेहनत करना पड़ेगा। तो सर मैंने सीधा सा नॉर्मल आपको वर्ड बोला, सबोटाज, सबवर्जन, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, सिलेबस का पार्ट मैंने बताया था, रोल ऑफ मीडिया, फिर आपको मैंने फोर्सेस के बारे में बताया, रोल ऑफ पावर इंस्ट्रूमेंट, नेशनल पावर इंस्ट्रूमेंट बताया आपको, पुलिस फोर्स, सब कुछ बताया। उसके आगे मैंने, अब नॉर्मली आगे जाते हैं धीरे धीरे, तो क्या बताया कि सर 2-3 चीजें मैंने बताया कि एक तो फॉल्ट लाइन नैरेटिव क्रिएट किया आपने, और उसके बाद आपको मैंने सर्जिकल स्ट्राइक बताया। सर्जिकल स्ट्राइक में सिंपल सा आपको दिमाग में रखना है कि कभी भी हम मिलिट्री के खिलाफ नहीं करते हैं, ना ही किसी सिविलियंस के खिलाफ करते हैं, हम सिर्फ लॉन्च पैड नॉन स्ट्रैक्टर को खत्म करके आ जाते हैं। जब पूरा खत्म कर दें पिन पॉइंटेड, जब पार्शियली और मेन हम खत्म करें तो उसको सर्जिकल स्ट्राइक। पीछे आएंगे सर 1971 में भी हम सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं कर सकते थे? सोच को, क्वेश्चन यही है, Why we can't do surgical strike? क्योंकि सर हमारे पास उतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी उस समय नहीं था, ना ही हमारे पास उतना टेक्निक था। सर हम चाहते तो आराम से, हमारा लड़ाई किससे था? नॉन स्टेट एक्टर से ना सर, उसको खत्म करके आते हम, लेकिन हमने क्या किया, पाकिस्तानी का एरिया खत्म कर दिया। तो सर्जिकल स्ट्राइक तो हम उस समय भी कर सकते थे, लेकिन सर हमारे पास सोच नहीं था। आज सोच है, इसलिए तो हम किए डायरेक्टली, हमने पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया, क्या किया, सर्जिकल स्ट्राइक किए। उस समय हम सोचे भी नहीं, क्योंकि 1971 में वाकई जरूरत थी नहीं, लेकिन सर आप सर्जिकल स्ट्राइक करते, आप जवाब दे देते आराम से। अच्छा जैसे एक्सेप्ट करता आप बोल देते एक्सपोज्ड, लेकिन सर आपने क्या किया, पाकिस्तान मार दिया, चाइना को आपने छोड़ दिया। अरे बुझा रहा है? ओवरऑल पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, पूरा नॉर्थ ईस्ट पहले यूनान से लेकर लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तक पूरा का पूरा एक एरिया रहा। यहाँ तक था ट्राइबल फ्लो का संबंध था, ब्रेक होता गया, अंग्रेज ने ब्रेक किया, बिना लाइन बिना पूछे सर अपना जॉनसन लाइन ये सब कुछ बना दिया। आगे काम बढ़ते बढ़ते भारत ने उनको ज्यादा कुछ पूछा नहीं, उनको खतरे में रहता गया, फिर वो मदद लिए, एक फॉल्ट लाइन क्रिएट हुआ, वेस्ट बंगाल को सहाय महसूस होने लगा, और यहाँ से फिर दूसरे देशों ने किया, तो हमने उनको क्या बोला, मेक देम फील कि तू अपना है।